हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ, थोड़ा स्वागत है आज के इस लेक्चर में। तो देखिए बेटा, ये एक आपका एक्स्ट्रा लेक्चर है जो आपको संडे को देखना है। समझ रहे हो बेटा? ध्यान दे सुनना कि ये लेक्चर आपका है 93B। ये आपको मैंने कल करवाया प्रीवियस लेक्चर मतलब, और ये 93B है। इसके बाद जो आपका सिलेबस कंटिन्यू आ गया 94 से स्टार्ट होगा। तो ये एक्स्ट्रा लेक्चर है बेटा, बात को समझ रहे हैं? अब बेटा जी देखो, ध्यान दीजिएगा, जो आपको संडे को देखना है भाई, पूरा ध्यान रखना इसके अंदर। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि प्रीवियस लेक्चर में अपन ने आपको समझाया था जो बायोसिंथेटिक फेज, केल्विन साइकिल, यस बेटा, C3 साइकिल। तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे मेन पाथ है और सभी ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी पाथों में केल्विन साइकिल अनिवार्य रूप से होगा ही होगा। चाहे अल्टरनेट अगर दूसरा पाथ काम करेगा तो भी शर्करा निर्माण किससे होगा? केल्विन से होगा। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, कल मैंने आपको केल्विन साइकिल के अंदर 3 स्टेप बताए: कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण, रिडक्शन और रीजनरेशन, है ना बेटा? कार्बोक्सिलीकरण, अपचयन और पुनरुद्भवन। बेटा अपन ने कहा था कि कार्बोक्सिलेशन इसका सबसे निर्णायक पद है, मोस्ट क्यूरियल स्टेप है, क्योंकि देखो वहीं पे आप जानते हो कि रूबिस्को के पास डुअल नेचर है, दोहरी प्रकृति है, बाई सबस्ट्रेट एंजाइम है, और वो ये एबिलिटी रखता है कि वो CO2 को भी जोड़ सकता है और O2 को भी, लेकिन वो एक समय पर या तो CO2 को जोड़ेगा या O2 को जोड़ेगा, या तो कार्बोक्सिलेज नेचर रखेगा या ऑक्सीजनेज नेचर को शो करेगा। यस बेटा। हाँ, अगर वहां CO2 सांद्रता बराबर O2 के बराबर भी है तो ज्यादा बंधुता, मोर एफिनिटी किसके साथ है? CO2 के साथ, तब तो CO2 के साथ ही जुड़ेगा वो। बात को समझ रहे हैं? और आप जानते हैं कि किसी कारणवश अगर मान लो ऑक्सीजन की सांद्रता वहां क्लोरोप्लास्ट में ज्यादा होगी, हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी पे, तो आप समझ रहे हैं कि वहां एक अलग प्रक्रिया हो जाएगी, फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश शोषण, जो केवल C3 प्लांट में हो सकती है। बाकी तो फिर आगे कुछ ऐसे प्लांट, ऐसे पाथवे आएंगे, कुछ ऐसे पादप हैं C4 जो ऐसी मैकेनिज्म को विकसित कर लेंगे वो प्रकाश शोषण से बच सकें। यस बेटा। तो उससे पहले आप दिमाग लगा दीजिएगा कि मैंने आपके सामने केल्विन साइकिल के लिए 3 स्टेप आपको बताए, तो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो उसमें क्या हो बेटा, सबसे पहले एक 5 कार्बन का RUBP, 5 कार्बन का RUBP, 5 कार्बन, है ना, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, है ना बेटा, और वो एक CO2 से अटैच हुआ रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। तो आप जानते हैं कि उस साइकिल के दौरान जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने, तो वो आपका प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन। ना तो उसके अंदर ATP लगा, ना NADPH2 लगा, सही, लेकिन 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, पहला स्थायी उत्पाद क्या बना? 3PGA, तो C3 साइकिल हो गया। अब बेटा उसका रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन स्टेप के अंदर 2 ATP, 2 NADPH2, तो आपके पास में 2 PGL बन गए। मतलब आप जानते हो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ट्रायोज फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल। अब एक साइकिल में एक कार्बन आउट हो गया, 5 का वापस रीजनरेशन हो गया RUBP का, और वो साइकिल चलता रहा। तो आपने बताया था कि एक CO2 के फिक्सेशन के अंदर 3 ATP और 2 NADPH2, क्योंकि रिडक्शन में 2 ATP और 1 NADPH2, और एक रीजनरेशन के अंदर। बात को समझे? लेकिन ग्लूकोज निर्माण के लिए वो साइकिल कितनी बार चलेगा? 6 बार। तो बेटा मैंने आपको वहीं पे कह दिया था कि भाई मैं आपको इसका 6 बार का भी रिएक्शन लिख के बताऊंगा कि ये 6 बार कैसे चलेगा, यानी ग्लूकोज के निर्माण के लिए 6 बार चलेगा केल्विन साइकिल, क्योंकि 6 CO2 को फिक्सेशन करना है। एक केल्विन साइकिल में एक CO2 का मॉलिक्यूल क्या होता है? फिक्स होता है मेरे बेटा। यस। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट वे से इसको समझा रहा हूं। तो देखिए वही केल्विन साइकिल में लिख रहा हूं और वही स्टेप, ताकि पहले आपको मैंने समझाया हुआ है इसलिए इसको मैंने बना दिया है। तो देखो वही स्टेप कार्बोक्सिलेशन। तो देखो ये 5 कार्बन का एक RUBP लिया था, तो एक CO2 अटैच किया था। अपन ने अगर RUBP 5 कार्बन का RUBP अगर एक लिया था तो अटैच कितना CO2 किया था आपने? एक CO2 अटैच किया था, और एक CO2 अटैच किया था तो 3 PGA यानी 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फेट है ना तीसरे कार्बन पे, तो 3 PGA, तो 3 PGA यानी 3 कार्बन के आप जानते हैं कि 2 मॉलिक्यूल बने थे, सही। अब दिमाग लगाओ, आपने बेटा यहां पर दिमाग लगाना, आपने यहां पर देखो कितने RUBP? 6 RUBP, क्योंकि 6 बार चलता है ना, तो प्रत्येक साइकिल में एक RUBP, एक CO2, तो देखो 6 RUBP, 6 CO2। तो इसमें 5 कार्बन है, तो 6 पंजे का 30, टोटल कितने कार्बन हो गए? 30, और 6 CO2 तो 36। तो देखना 6 RUBP, 6 CO2, तो आप समझ रहे हैं कि 3 PGA
जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 12 मॉलिक्यूल बन गए। कितने बेटा? 3 कार्बन कंपाउंड के 12 मॉलिक्यूल। 3 कार्बन कंपाउंड के कितने? 12 मॉलिक्यूल। जब एक CO2 का फिक्सेशन होता है तो कितने मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन के? 2। तो 6 दूनी 12। बात को समझ रहे हैं? तो 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल बन गए, ये कार्बोक्सिलेशन हो गया। सही बेटा, कार्बोक्सिलीकरण। अब आप जानते हैं नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या होता है, और ये पहला स्थायी उत्पाद है 3 कार्बन का, तो C3 साइकिल, वो सारी चीज मैं आपको समझा ही चुका हूं। यस बेटा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अब नेक्स्ट स्टेप आपका है रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। तो देखो, रिडक्शन में जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बने थे, जो इंटरमीडिएट बने थे केमिकल, स्वांगीकारी शक्तियां बनी थी ATP NADPH2, वो यूज होंगे। तो पहले कौन यूज होता है? पहले आपका ATP यूज होता है, पहले ATP खर्च होता है। तो देखो, एक रिडक्शन में 2 ATP, तो 6 में 12, तो 12 ATP खर्च होंगे, तो 12 ADP और 12 इनऑर्गेनिक मोनोफॉस्फेट में चेंज हो जाएंगे। समझ रहे हो ना आराम से? अब सुनो, दिमाग लगाओ बेटा, वहां ग्लाइकोलाइसिस में, अभी मैं वो पूरी स्टेप लिखूंगा यहां पर। देख बेटा, वहां ग्लाइकोलाइसिस के अंदर तुम ही दिमाग लगाओ कि जब पीजीएल से ऑक्सीडेशन हुआ था तो 1,3-PGA बना था, 1,3-PGA। फिर आप जानते हो इससे डायरेक्ट एटीपी निकली थी, फॉस्फेट। इस क्रियाधार ने अपना फॉस्फेट दिया था तो डायरेक्ट एटीपी बनी थी ना, SLP, तो बन गया था 3-PGA। अच्छा सुनो, यहां 3-PGA पर तुम ATP खर्च कर रहे हो, तो 3-PGA से वापस क्या बन जाएगा? 1,3-PGA। तो जब 12 मॉलिक्यूल 3-PGA के हैं तो 12 मॉलिक्यूल 1,3-PGA के बन गए, 1,3-PGA के बन गए ना। अब मेरी बात सुनो कि 12 मॉलिक्यूल 1,3-PGA के बन गए। अब दिमाग लगाओ, जब PGL का ऑक्सीडेशन हुआ तो बाई-PGA बना ना। अब इसका अगर रिडक्शन हो जाए तो वापस क्या बन जाएगा? PGL। क्या बन जाएगा? PGL। तो देख मेरे बेटा, यहां मैंने समझा दिया आपको, सही, यहां पर मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कि भाई PGL बन जाएगा तो पहले 12 ATP खर्च होंगे, तो 12 मॉलिक्यूल 3-PGA के हैं, 12 अणु 3-PGA के हैं, तो प्रत्येक पे ATP खर्च हुई, तो 12 ATP खर्च हुई। तो पहले देखो यहां बीच के अंदर 12 1,3-PGA बन जाएंगे, 12 1,3-PGA। सही। अभी मैं रिएक्शन की तरह शो भी कर दूंगा, टेंशन नहीं ले। यस, 12 1,3-PGA। अब फिर आपका क्या खर्च होगा? NADPH2, है ना। तो NADPH2 क्या है? ये रिडक्टिव सब्सटेंस है ना, और ये अपचायिक शक्ति है। तो ये NADPH2 अपने हाइड्रोजन किसको देगा? इस क्रियाधार को, इस बाई-PGA को देगा। तो इसका तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और NADPH2 का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो 12 NADP में बदल गया। यस। और जब इसका रिडक्शन हुआ, इसका रिडक्शन होते ही आपके सामने क्या आ गया? 12 PGL। और ये अपन लिख चुके हैं कि 12 अणु PGL के, तो PGL क्या होता है? ग्लिसरैल्डिहाइड, है ना बेटा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है, एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है, समझ रहे हो। और 3-फॉस्फेट होता है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है, कौन? PGL। सही। अब मेरे बेटा सुन ले कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है क्या? PGL, यानी ट्रायोज फास्फेट होता है। अब मेरी बात सुनो बेटा, 12 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल बन गए, 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल PGL, समझ गए। ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ट्रायोज फास्फेट। मेरे बेटा सुन ले, अब सुनो, इनमें से 2 PGL किसके निर्माण में? ग्लूकोज। और फाइनल क्या बनता है? सुक्रोज। जमा किसके रूप में होता है? स्टार्च। बोलो, 2 बच गए कितने? 10, है ना। तो वही 36 कार्बन है। और 2 PGL तो 3-3 कार्बन, यानी 6 कार्बन ग्लूकोज बन गया। एक बार में जैसे 1 कार्बन है तो 6 कार्बन ग्लूकोज बन गया। कितने बच गए? 10 PGL। 10 × 3 कितना हो गया? 30 कार्बन। 30 कार्बन से आपका 6 क्या बन गया? RUMP।
ये कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। 6 इंटू 5 कितने कार्बन? 30 कार्बन। बोलो RUMP। अब RUMP बन गया मोनोफॉस्फेट, तो यहां फिर एटीपी खर्च हुई, एक साइकिल में एक एटीपी खर्च हुई, 6 साइकिल में कितनी होगी? 6 एटीपी, 6 एडीपी प्लस आईपी, तो क्या बन गया? 6 RUBP। और अब आप दिमाग लगाओ, ग्लूकोज के लिए कितनी बार चलता है ये? 6 बार। CO2 आया, वापस RUBP बन गया, फिर CO2 आया, वापस RUBP बन गया, फिर CO2 आया, वापस बन गया। ऐसे कितनी बार? 6 बार। तो मैंने 6 के पूरे को एक कैलकुलेशन आपके सामने लिख दी। और ये रीजनरेशन, तो देखो 12 और 6 18 एटीपी और 12 NADPH2। अभी सारी बात बता दूंगा मैं। यस बेटा। अब आप ध्यान लगा लेना कि भाई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा बेटा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ तो देखिए बेटा, मैं ओवरऑल रिएक्शन भी आपको मैंने बता दी कि 6 CO2 6 CO2 और कितना RUBP? 6 RUBP। कितने एटीपी खर्च हुए? 18 एटीपी और 12 NADPH2। यस बेटा। तो आपका हेक्सो सुगर ग्लूकोज, देन फाइनल प्रोडक्ट सुक्रोज। यस बेटा। और 6 RUBP, 18 ADP और 12 NADP ये निकल गए, है ना। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, हर साइकिल में जो RUBP काम में आता है वो तो रीजनरेट होता जाता है, CO2 आता जाता है, चलता जाता है, 6 बार चलता है। तो एक में 2 ATP रिडक्शन में और 2 NADP, तो 12 ATP 12 NADP तो यहां हो गए, और 6 ATP तो 18 ATP और 12 NADPH2। तो देखो ATP किसमें बदलता है? ADP और इनऑर्गेनिक मोनोफॉस्फेट में। यस बेटा। तो ADP और इनऑर्गेनिक मोनोफॉस्फेट अपन दे सकते हैं 18 IP और ये 12 NADP प्लस। समझ गए? अब देखो बेटा, मैं इसको बिल्कुल आपको प्योरली एकदम ओवरऑल वे में लिखता हूं। ओवरऑल वे में कैसे लिखता हूं? ध्यान दीजिएगा, बहुत परफेक्ट लिखता हूं। कैसे बेटा? देखो अपन वहां पर देखो शोषण में अपन ने क्या किया था कि शुरू में एक्टिवेशन के लिए 2 एटीपी खर्च किए थे। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, और फिर आप जानते हैं ब्रेक किया PGL, क्या? PGL। और PGL का ऑक्सीडेशन किया था तो अपन किस पे आ गए थे? 3-PGA पे। किस पे आ गए थे बताओ? 3-PGA पे आ गए थे ना। तो वहां तो अपन जानते हो कि ऐसे 3-PGA पे आए थे, तो क्रियाधार का ऑक्सीडेशन करके और यहां अपन क्या करेंगे बेटा कि जो पहला स्थायी उत्पाद बनेगा उसका रिडक्शन करके, और फिर आप जानते हैं कि अपन फाइनल PGL से वापस अपन जाएंगे कहां पर? ग्लूकोज पे। कहां पर जाएंगे? ग्लूकोज पे। तो आप आराम से तरीके से आप देखो, इसमें समझना। मैं आपको बता देता हूं बेटा कि देखिए इसके अंदर अपन लेते हैं जैसे 6 CO2 प्लस 6 RUBP हो गया। देखो बेटा, अगर अपन एक CO2 प्लस RUBP लिया था एक कार्बन 5 कार्बन, तो बीच में एक अनस्टेबल अस्थायी मध्यवर्ती बनता है रसायन। और फिर जानते हो 3 PGA के कितने मॉलिक्यूल बने थे? 2 मॉलिक्यूल। और वो कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने थे। तो CO2 प्लस RUBP से एक केल्विन साइकिल में। लेकिन ग्लूकोज के लिए कितने टाइम चलेगा? 6 टाइम। तो बीच में एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनके, और बेटा मैं आपको वो एक ऐसा रसायन है जिसको मैं बता भी सकता हूं, 2 कार्बोक्सी 3 कीटो आर्बिनिटोल 1,5 बिसफॉस्फेट है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए अपन लिख देते हैं 6 CO2 6 RUBP। लेकिन जब 6 बार चलाओगे केल्विन साइकिल को तो 6 CO2 6 RUBP, तो यहां पर क्या बन जाएगा? अनस्टेबल इंटरमीडिएट, अस्थायी मध्यवर्ती। सही। और आप समझ सकते हैं कि भाई फिर आप जानते हो फाइनल कितने बने? जब एक CO2 से 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं तो 6 CO2 से 12। यस। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर 3 PGA, ये 3 PGA तो फॉस्फोग्लिसरेट होता है, तीसरे कार्बन पे आपका फॉस्फेट होता है, तब बोलते हैं अपन। तो 3 PGA, क्या बेटा? 3 PGA। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि यहां 3 PGA के कितने मॉलिक्यूल बने आपके सामने? 12 है, 12। कितने मॉलिक्यूल बने? 12। तो 12 3 PGA बन गए, 12 3 PGA, यानी 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल बने। ऐसा ही हुआ? बोलो बोलो। अब आप जानते हो
ये तो हो गया कार्बोक्सिलेशन। क्या हो गया बताओ? कार्बोक्सिलेशन। अब आप जानते हो बेटा नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? रिडक्शन, है ना। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपके पास में 12 पीजीए है, 12 क्या है बेटा? पीजीए। अब आप जानते हो कितने एटीपी खर्च हुए, तो सबसे पहले तो आपके पास में आप जानते हो 12 एटीपी खर्च हुए। कितने एटीपी खर्च हो गए बताओ? 12 एटीपी रिडक्शन में। तो 12 एटीपी से मैंने बताया था ना कि दिमाग लगाओ, जब 13 बाई पीजीए से 3 पीजीए बनता है तो क्रियाधार अपना फास्फेट एडीपी को देता है, तो डायरेक्ट एटीपी निर्माण बताया था शोषण में, याद करो उसको, एसएलपी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। यहां एटीपी जुड़ रहा है तो 12 पीजीए को आप क्या कर दोगे? 12 एटीपी लेते, 12 13 बाई पीजीए, 12 13 बाई पीजीए, ये अपन कहते हैं डाई पीजीए। एक ही बात है। यस बेटा। फिर आपने देखो रिडक्शन स्टेप में आपने देखो, आराम से लिख लो कि यहां आपने सबसे पहले क्या यूज किया? 12 एटीपी यूज करते ही 12 13 बाई पीजीए या डाई पीजीए हो गए। अब आप क्या खर्च कर रहे हो? रिडक्शन। एक मॉलिक्यूल का एक NADPH2 से रिडक्शन होता है, वहां ऑक्सीडेशन हुआ था। तो जानते हो यहां आप ले रहे हो 12 NADPH प्लस H+ ले रहे हो ना? ले लिया जी, सही। तो आप जानते हैं कि यहां क्या बन गया? वही 12 PGL फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये लो 12 PGL बन गया भाई, 12 PGL। बोलो बोलो यस, है ना, क्योंकि रिडक्शन हो गया और वो फॉस्फेट यहां से निकल गया, सही। अब बेटा जानते हो 12 पीजीएल में से 10 तो वापस रीजनरेशन में और 2 ग्लूकोज बनाने के लिए। तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे ले लूं कि जैसे मैं इस रिएक्शन को अब ऐसे ले लूं कि बेटा ध्यान दो, जैसे एक पीजीएल, वो तो 2 पीजीएल के ले लो, चाहे एक पीजीएल प्लस DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, वो तो एक ही बात है ना। पीजीएल प्लस DHAP, पीजीएल प्लस DHAP, तो आपके पास में क्या बन गया मेरे बेटा? सुन लो, पीजीएल प्लस DHAP लेते आपके पास बन गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। बोलो यस। अपन इसकी रिएक्शन ही बस ग्लूकोज वाला अपन बता देते हैं। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया, है ना। रिडक्शन से 2 पीजीएल ग्लूकोज बनाने में आ गए आपके, और फाइनली रिडक्शन यही तो है, CO2 का रिडक्शन, उस पर प्रोटॉन आ जाएं तो ग्लूकोज बन जाए। क्या बन जाए बेटा? ग्लूकोज। अब आप जानते हो कि देखो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से यहां आप जानते हैं PO4 निकल जाएगा, तो बच गया क्या? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आप समझ रहे हैं कि ये लो, ये आइसोमेरिज्म है ना। तो आपका क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और फिर आप जानते हैं ये फॉस्फेट निकल गया तो क्या बन गया आपके पास में? ग्लूकोज। क्या बन गया बेटा? ग्लूकोज। बोलो बना कि नहीं बना? यस। तो देखो ये ध्यान दीजिएगा कि इस रूप में आप समझ रहे हैं बेटा कि आपके पास में क्या बन गया? ग्लूकोज। तो देखिए बेटा, ये आप जानते हैं ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो सुक्रोज फाइनल प्रोडक्ट, और जमा किसके रूप में होगा? स्टार्च। तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको समझाया ये रिडक्शन प्रोसेस, ये रिडक्शन समझ रहे हो? बस रिडक्शन प्रोसेस, कि रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू ये 12 पीजीएल बने, उससे 2 पीजीएल ग्लूकोज में चले जाएंगे, बाकी आप जानते हैं रीजनरेशन में चले जाएंगे। लेकिन वो तो अपन ये कहते हैं ना कि भाई, फिर आप कहते हो कि फिर ग्लूकोज निर्माण में इनको अपन क्यों काउंट करें, इन एटीपी को काउंट क्यों करें? इसलिए करते हैं क्योंकि रीजनरेशन होना जरूरी है, तभी आपका केल्विन साइकिल निरंतर चलेगा, क्योंकि 6 CO2 को फिक्स करना है एक ग्लूकोज के लिए। बात को समझ रहे हैं? तो ये मैंने आपको ओवरऑल पूरी रिएक्शन लिख दी कि कैसे ग्लूकोज बन गया। बोलो बोलो 100% है। अब आ जाइए बेटा, देखो बहुत अच्छा सिखा देता हूं मैं आपको। यस। अब आ जाइए कि भाई एक केल्विन साइकिल में तो क्या क्या रिक्वायरमेंट हुई एक CO2 फिक्सेशन के लिए, तो और वो 6 बार चलेगा तब किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है ना। तो देखिएगा मैं आपको ये पूरी बात अच्छे से सिखा देता हूं
तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर देखिएगा वो परफेक्टली देखो बेटा, यहां मैं लिखता हूं आपको स्टेप्स ऑफ केल्विन साइकिल, केल्विन चक्र की पद, स्टेप्स, सही। और यहां मैं आपके सामने लिखता हूं बेटा कि भाई हर किस स्टेप में कितने एटीपी और NADPH2 यूज होंगे। यस बेटा, तो यानी प्रत्येक CO2 के लिए आप जानते हैं कि ATP तथा NADPH2 आवश्यक, सही। अब दिमाग लगाना, पहला स्टेप क्या था? कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलेशन। क्या कार्बोक्सिलेशन के अंदर कोई एटीपी या NADPH2 खर्च हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कार्बोक्सिलेशन में तो केवल RUBP से CO2 जुड़ता है। और रुबिस्को एंजाइम की आप जानते हैं, यहां रुबिस्को लिख दें, रुबिस्को एंजाइम की कार्बोक्सिलेज नेचर होती है। तो कार्बोक्सिलेशन प्रक्रम में 0 ATP और 0 NADPH2। यस, या लिख दें, अपन इसको ऐसे लिख दें NADPH प्लस H+। आ जाइए, दूसरा स्टेप क्या था? रिडक्शन। तो देखो एक CO2 फिक्सेशन में जो रिडक्शन था, अपचयन था, अपचयन प्रक्रम। तो दिमाग लगाइए, अपचयन प्रक्रम के अंदर आप समझ सकते हैं बेटा कि 2 ATP और 2 NADPH2, समझ रहे हैं? 2 ATP 2 NADPH2 किस प्रोसेस में? रिडक्शन में। पर मैं एक केल्विन की बात कर रहा हूं, एक CO2 फिक्सेशन की बात कर रहा हूं। और रीजनरेशन में, पुनरुद्भवन में, रीजनरेशन में, तो रीजनरेशन में आप दिमाग लगा दीजिएगा, है ना, 1 ATP और 0 NADPH2। अब आ जाइए, एक CO2 फिक्सेशन में, एक केल्विन साइकिल में 3 ATP और 2 NADPH2, 2 NADPH2। बात को समझे? लेकिन बेटा आप जानते हैं कि इसलिए अपन कह दें कि भी मतलब एक CO2 अणु, एक CO2 मॉलिक्यूल के फिक्सेशन के लिए, या अपन कहें कि एक CO2 मॉलिक्यूल केल्विन साइकिल में प्रवेश करता है, तो तुम्हारे सामने कितने ATP? 3 ATP और 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है। बोलो, जो मैं पहले भी बता चुका था आपको, लेकिन मैंने फिर बता दिया। अब दिमाग लगाओ बेटा, ग्लूकोज निर्माण के लिए कितने CO2 फिक्सेशन की जरूरत है? 6 की। तो केल्विन साइकिल कितनी बार चलेगा? 6 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा बेटा? 6 बार, है ना। तो आप दिमाग लगा दीजिएगा, फिर ये लाइन लिख लो, आप नोट्स में लिख लेंगे, उसके बाद मैं यहीं लिख देता हूं दोबारा से। यस बेटा, तो मैं क्या लिखूंगा? नेक्स्ट लाइन क्या लिखूंगा कि, है ना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के निर्माण में या निर्माण के लिए केल्विन साइकिल 6 बार चलता है, 6 बार चलता है। बात को समझे? अब एक CO2 फिक्सेशन के लिए 1 बार चलता है, तो इसके लिए 6 बार चलेगा। 6 बार चलेगा तो क्या तो इनपुट होगा और क्या आउटपुट होगा? यस बेटा, 6 बार चलेगा तो देखो क्या तो इनपुट होगा, इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा, क्या आउटपुट मिलेगा। तो दिमाग लगा दीजिएगा बेटा कि सबसे पहले आपके पास में इनपुट के रूप में कितने CO2 आए? 6 CO2। आउटपुट क्या निकला?
C6H12O6। अब दिमाग लगाओ, कितनी एटीपी खर्च हुई इसके अंदर? 18 एटीपी। आउटपुट क्या निकला? 18 एडीपी, है ना। कितने NADPH2 खर्च हुए? 12 NADPH2। आउटपुट क्या निकला आपका? 12 NADP, 12 NADP। ये लो, बोलो बोलो, हाँ या ना? समझ गए ना? तो आप समझ रहे हैं बेटा कि भाई ये आप जानते हैं कि जब 6 बार चलेगा तो 36 18 एटीपी और 12 NADPH2, तो 18 एडीपी 12 NADP, और ये आपका बन गया क्या? ग्लूकोज। तो ये 100% हर तरीके से केल्विन साइकिल हो गया। अच्छा सुने, ये अगर मान लो कि वो पादप जिनमें केवल शर्करा संश्लेषण के लिए केवल केल्विन साइकिल ही चलता है तो C3 प्लांट है, और C3 प्लांट के अंदर केल्विन साइकिल के दौरान जो निर्णायक पद है कार्बोक्सिलेशन है, क्योंकि उससे अगर CO2 अटैच होगी तब तो आपका केल्विन साइकिल चलेगा ही। लेकिन अगर उच्च प्रकाश तीव्रता हो गई, और आप समझ सकते हैं कि प्रकाश तीव्रता ज्यादा हो गई या टेम्परेचर ज्यादा हो गया और मेसोफिल सेल्स के अंदर आप दिमाग लगा दीजिए कि ऑक्सीजन बढ़ गई, तो फिर रुबिस्को से कौन अटैच हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो फिर आप जानते हैं कि प्रकाश शोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोटो रेस्पिरेशन। तो वो फिर C3 प्लांट के लिए आप जानते हैं कि लॉस है। बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? यस बेटा। तो देखो मैंने ये आपको पूरा केल्विन का और सारी चीज आपको मैंने फिक्सेशन, सारी बातें आपको मैंने बहुत अच्छे लेवल के ऊपर समझा दी बेटा। यस। अब बेटा ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भाई जब रुबिस्को पर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या होगा, तो प्रकाश शोषण क्या होता है, तो उसकी कुछ लाइनों की बात कर लेते हैं। फिर कुछ ऐसे पादप होते हैं जिन्होंने अधिक दक्ष प्रकाश संश्लेषी मार्ग लेने के लिए आप जानते C4 पाथ कर लिया, तो C4 पाथ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होगी कि किसी भी रूप में पहला कार्बोक्सिलेशन तो मेसोफिल में होगा तो वहां तो पैप होगा, और सेकंड कार्बोक्सिलेशन वहां होगा जहां CO2 पूछ ही नहीं सकती है, ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं सकती है, तो वहां विशेष क्रेंज एनाटोमी, वो सारी बातें अपन आगे करेंगे। यस बेटा। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, क्लियर है? क्लियर। तो प्रकाश शोषण की बात करते हैं। हाँ तो देखिए बेटा कि जो फोटो रेस्पिरेशन है, प्रकाश शोषण है, मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या चीज है, C2 साइकिल। यस। तो पहले बात तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं बेटा कि देखो कि फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश शोषण, फोटो रेस्पिरेशन C3 पादपों का अभिलाक्षणिक लक्षण है। सही। अब मेरी बात सुन लो आप बेटा बहुत अच्छे से, बहुत परफेक्टली आपको बात बताता हूं कि फोटो रेस्पिरेशन C3 पादपों का अभिलाक्षणिक लक्षण है। भाई दिमाग लगा दीजिए कि बेटा मैंने क्या कहा था कि मेन पाथ C3 साइकिल है, कि C3 प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें शर्करा संश्लेषण के दौरान केवल C3 चक्कर चलेगा। देखो पृथ्वी कोई भी पादप हो चाहे, सभी पादपों में शर्करा संश्लेषण C3 से होगा, लेकिन C3 के साथ में कुछ अन्य प्रक्रियाएं और भी हों तब तो वो C4 या कैम्पाथ है, और ओनली C3 साइकिल ही हो केवल तो C3 प्लांट है। बात को समझ रहे हैं? अब देखो बेटा जनरली C3 प्लांट में क्या होता है कि जो आपका CO2 है, यानी रुबिस्को से कौन जुड़ता है? CO2। देखो अपन ने क्या बताया था, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? रुबिस्को, और वो एक बाई सबस्ट्रेट एंजाइम है। समझ रहे हो? और आप समझ सकते हो कि वो एक बाई सबस्ट्रेट एंजाइम है बेटा। कौन है? रुबिस्को। उसकी दोहरी प्रकृति है ना, उसके अंदर दोनों नेचर है, कार्बोक्सिलेज भी और ऑक्सीजनेज भी। वो ये कैपेबिलिटी रखता है कि वो CO2 के साथ भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन के साथ। हाँ, लेकिन एक समय पर वो या तो कार्बोक्सिलेज नेचर दर्शाएगा या फिर ऑक्सीजनेज। अब सुनना, यदि CO2 और O2 की मात्रा बराबर भी हुई तब भी वो CO2 से जुड़ेगा और कार्बोक्सिलेज नेचर दर्शाएगा। अगर कार्बोक्सिलेज नेचर दर्शाएगा तो कार्बोक्सिलेशन होगा और केल्विन साइकिल हो जाएगा। बात को समझे? लेकिन अब जानते हो कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि CO2 नहीं जुड़े? हाँ, तो ये डिपेंड करता है CO2 और O2 की सापेक्षिक सांद्रताओं पर। अब मान लो अगर O2 उच्च तापमान पर, उच्च प्रकाश तीव्रता पर अगर O2 की सांद्रता वहां लाइट रिएक्शन में ज्यादा O2 बन गया, वारबर्ग प्रभाव हो गया और O2 वहां ज्यादा हो गया, CO2 की तुलना में बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर जानते हो कुछ मात्रा O2 की रुबिस्को के साथ जुड़ जाती है। अब रुबिस्को कौन सी आ जाएगी? ऑक्सीजनेज नेचर। अगर ऑक्सीजनेज नेचर आ जाएगी, ऑक्सीजनेज प्रकृति आ जाएगी, तो उस समय फिर C3 साइकिल नहीं होगा, फिर आपका चलेगा C2 साइकिल। तो वहां आप जानते हो कि कुछ कार्बन का देखो लॉस होगा आपके सामने। तो बेटा अपन क्या कहते हैं
कि फोटो रेस्पिरेशन, तो मैंने आपको ये बताया भी था, देखो इसे साइड में बता देता हूं कि आप जानते हो आरयूबीपी से, रुबिस्को से CO2 जुड़ी थी तो कार्बोक्सिलेशन हुआ था। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के आप जानते हैं कि 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बने थे, 2 मॉलिक्यूल। और फिर आप जानते हो रिडक्शन और रीजनरेशन। लेकिन अगर जानते हो रुबिस्को से अगर O2 की कुछ मात्रा जुड़ जाए, अगर रुबिस्को से O2 की कुछ मात्रा जुड़ जाए, है ना बेटा, तो आप जानते हैं CO2 का यौगिकीकरण कम हो जाएगा। और जहां आरयूबीपी से 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे, वहां आरयूबीपी से अगर O2 जुड़ जाए तो एक मॉलिक्यूल तो 3PG का बन जाएगा, जो इसी साल नीट में क्वेश्चन आया। लेकिन एक आपका 2 कार्बन का बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो देखो इस प्रकाश शोषण का C2 साइकिल का पहला स्थायी उत्पाद ये फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है, जो 2 कार्बन का होता है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, आप इसको C2 साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, C2 साइकिल भी। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ बहुत अच्छे से, है ना मेरे बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा, फोटो रेस्पिरेशन C3 पादपों का अभिलाक्षणिक लक्षण है। यस बेटा, और जानते हो कि भी आप जानते बेटा कि इसे C2 साइकिल क्यों कहते हैं, है ना। अपन कहेंगे कि देखो इसे C2 साइकिल कहते हैं। यस बेटा, क्योंकि आप समझ सकते हैं अच्छे से कि इसको C2 साइकिल क्यों कहते हैं, C2 साइकिल क्यों कहते हैं। तो मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं, क्योंकि बेटा इस साइकिल के दौरान एक तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मॉलिक्यूल बन जाता है 3 कार्बन का, लेकिन जो स्थायी उत्पाद बनता है इस साइकिल के दौरान प्रथम स्थायी जो आपका उत्पाद होता है, मैं आपको बता दूं बेटा, वो आपका होता है 2 कार्बन युक्त फॉस्फोग्लाइकोलेट। यस, इसका मतलब जब CO2 से जुड़ता है आरयूबीपी तो 3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन जब वही आरयूबीपी अगर O2 से जुड़ जाए तो फॉस्फोग्लिसरेट का तो 1 बन गया। ये इस बार नीट में क्वेश्चन आया। लेकिन अगर वैसे पूछा जाए कि C2 साइकिल के दौरान पहला स्थायी उत्पाद बनता क्या है, तो वो आपका बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। यस बेटा, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझा दूं कि भी देखो ये जो फोटो रेस्पिरेशन होता है, फोटो रेस्पिरेशन है ना, 3 कोशिकांगों में, यानी आप जानते हैं बेटा बहुत अच्छे से, मैं आपको बताऊं कि क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया संपन्न होता है। और जानते हैं बेटा ये तीनों कोशिकांग प्लाज्मोडेस्माटा से उसी फ्यूम में, प्लाज्मोडेस्माटा मतलब आपस में ये जुड़ जाते हैं, तो इनको 3 सेल ऑर्गेनिज्म अपन फोटो रेस्पिरेशन 3 कोशिकांगों क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। यस बेटा, प्रकाश शोषण के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं, प्रकाश शोषण के दौरान CO2, बहुत अच्छी बात बताऊंगा, प्रकाश शोषण के दौरान आप जानते हैं बेटा कि ऊर्जा और कार्बन दोनों का क्या होता है, लॉस होता है। तो देखो यहां मैं ऐसे लिखूंगा, प्रकाश शोषण के दौरान ऊर्जा तथा कार्बन दोनों का लॉस होता है, समझ रहे। और आप जानते हैं ये जो C2 साइकिल है, आप जानते हैं बेटा कि भाई प्रकाश शोषण है ना, प्रकाश शोषण कब संपन्न होता है C3 प्लांट में, प्रकाश शोषण तब संपन्न होता है जब CO2 की सांद्रता कम हो तथा O2 की सांद्रता बढ़ जाए। तो लाइट रिएक्शन में O2 की सांद्रता बढ़ जाए,
इसे वारबर्ग प्रभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वारबर्ग प्रभाव भी कहते हैं। समझ रहे हो? इसे आप क्या कहते हैं बेटा? वारबर्ग प्रभाव भी। बात को समझ रहे हैं आप? यस। और आप जानते हैं बेटा कि जब लाइट रिएक्शन के दौरान अत्यधिक O2 मुक्त होती है और CO2 से ज्यादा वहां पर O2 हो जाती है, तब ये संपन्न होता है। यस। तो आप जानते हैं बेटा कि देखो क्योंकि उच्च तापमान तथा हाई लाइट इंटेंसिटी उच्च प्रकाश तीव्रता पर, उच्च तापमान तथा उच्च प्रकाश तीव्रता पर लाइट रिएक्शन के दौरान अधिक O2 विमुक्त होती है। और ये जो अधिक O2 है, तो अधिक O2 होने से आप जानते हो कि रुबिस्को के द्वारा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैंने वहां पर आपको बताता हूं कि भाई जो रुबिस्को के द्वारा CO2 यौगीकरण कम हो जाता है और वहां रुबिस्को के साथ कौन जुड़ती है? O2। तो फिर कौन संपन्न होता है? प्रकाश शोषण। तो इसे वारबर्ग प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? वारबर्ग प्रभाव। यस। तो ऐसा होने से रुबिस्को एंजाइम C2 साइकिल प्रारंभ करते हैं। बात को समझ रहे हैं? तो ऐसा होने पर आप जानते हैं रुबिस्को एंजाइम क्या प्रारंभ करते हैं? C2 साइकिल। अब एनसेट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है, भाई इसका कोई जैविक महत्व है क्या? हाँ है। कि देखो बेटा, प्रकाश शोषण है ना, ये एक तरह से निरर्थक प्रक्रिया भी है। मैं आपको बता दूं भाई, प्रकाश शोषण एक तरह से क्या है बेटा? निरर्थक प्रक्रिया भी है। इसको पीसीओ साइकिल, आप जानते हो, इसको पीसीओ साइकिल भी कहते हैं। यस बेटा, है ना? फोटोसिंथेसिस कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल भी कहते हैं। बड़ी बात आपको मैं बताऊं, यस, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल या C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। यस, क्योंकि फोस्फोग्लाइकोलेट बनता है। यस, तो आप समझ रहे हैं बेटा कि इसको पीसीओ साइकिल भी कहते हैं। ये एक तरह से वेस्टफुल प्रोसेस है ना? मतलब निरर्थक प्रक्रिया भी है, क्योंकि इसमें न तो एटीपी का संश्लेषण होता है और ना NADPH2 का, बल्कि ये ऐसा और है कि ऊर्जा भी खर्च होती है और कार्बन का भी लॉस होता है। ऊर्जा भी खर्च होती है और किसका लॉस होता है बेटा? कार्बन का भी। और अप्रोक्सीमेटली 25% कार्बन का लॉस होता है। 25% कार्बन का लॉस होता है। 3 ऑर्गेनेलिज इसके दौरान काम करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। यस बेटा। हालांकि इसका साइकिल आपके मतलब सिलेबस में नहीं है। और कब होता है? जब हाई लाइट इंटेंसिटी हो या टेम्परेचर ज्यादा हो, तो ऑक्सीजन की सांद्रता वहां ज्यादा हो जाए, तो फिर RUBP CO2 की जगह CO2 यौगीकरण कम हो जाएगा और कुछ O2 की मात्रा RUBP से जुड़ जाएगी। अगर RUBP से O2 जुड़ गई तो फिर आपका क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, प्रकाश शोषण। और ये किन प्लांट का विलाक्षणिक लक्षण है बेटा? C3 प्लांट का। किनका विलाक्षणिक लक्षण है? C3 प्लांट का। चलो मैं इसका आपके सामने साइकिल भी बना देता हूं। यस, तो देखिए बेटा, मैंने आपके सामने, वैसे आरे कोई काम का नहीं है, लेकिन मैंने आपके सामने बिल्कुल बना दिया ये कि इससे कुछ आपके सामने और स्पष्ट कर सकूं मैं कि प्रकाश शोषण क्या होता है। तो देखिए बेटा कि ये आपका फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल। यस, ये इसको अपन कहते हैं पीसीओ साइकिल। बार बार कह रहा था मैं, पीसीओ साइकिल, क्योंकि फोटोसिंथेटिक जबकि वहां तो संश्लेषण होता है, लेकिन यहाँ फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल है, ये ऑक्सीडेशन साइकिल। और देखो बेटा, इसके लिए जो कंडीशन है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वे में बता देता हूं कि भाई हाई लाइट इंटेंसिटी, उच्च प्रकाश तीव्रता, इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि C3 प्लांट में हाई लाइट इंटेंसिटी, उच्च प्रकाश तीव्रता। यस बेटा। इसके अलावा आप जानते हो कि हाई टेम्परेचर। यस बेटा। और आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई इस दौरान जानते हो कि मीजोफिल कोशिकाओं के अंदर O2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर मीजोफिल कोशिकाओं के अंदर O2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाए और उससे कार्बन के स्वांगीकरण की दर, CO2 के स्वांगीकरण की दर या फिक्सेशन की दर घट जाए, तो उसको वारबर्ग प्रभाव कहते हैं। यस,
तो देखो कि ऐसी कंडीशन मैंने आपको बता दिया कि फिर रूबिस्को कौन सी एक्टिविटी शो करेगा, रूबिस्को आपका यहाँ किसके साथ अटैच होगा, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दर्शाएगा। अगर ये ऑक्सीजन एक्टिविटी दर्शाएगा तो ध्यान दीजिएगा कि यहां अपन अब देखो उस कार्बन का लॉस करने के लिए 3 ऑर्गेनेलिज यहां पर कंबाइन करते हैं अपन, एक क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। सही, तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि देखो अपन बैलेंस करने के लिए, यानी इस पूरे साइकिल में एक कार्बन का लॉस करने के लिए 25% कार्बन का लॉस करने के लिए मैं आपको बताता हूं। तो दिमाग लगा दीजिए बेटा कि देखो ये RUBP है, राइबोलोज 1,1,5 बिसफास्फेट। अगर इस RUBP से आपके सामने RUBP से CO2 जुड़े, CO2 जुड़ते तो क्या बनेगा, PGA, और आप जानते हैं कि 3 PGA यानी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने थे। सही, बोलो बोलो, ऐसा ही हुआ था। लेकिन देखो अगर इस RUBP से O2 जुड़ता है तो यहां बता दिया मैंने कि रूबिस्को से O2 यानी उस RUBP के साथ अगर O2 रूबिस्को पर है ना, तो आप जानते हैं कि एक तो PGA बन जाएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण यौगिक बनेगा वो बनेगा फोस्फोग्लाइकोलेट। तो फोस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, यस, जो 2 कार्बन का है। अब ऐसा तो है नहीं कि उस 2 कार्बन से अपन लॉस कर दें, अपन 2 × 2 लेंगे तो 2 × 2 से 1 कार्बन का लॉस कर देंगे, 3 कार्बन को वापस बना देंगे, है ना। इसलिए अपन ने देखो यहां पर क्या ले लिया, 2 ही O2 ले लिया और 2 RUBP ले लिया, 2 RUBP और 2 O2। अब सुनो, यहां तुम करो 2 RUBP 2 CO2, तो यहां क्या करोगे फिर, है ना, यहां पर आप करोगे 3 PGA के कितने मॉलिक्यूल, 4, तो 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल। और आप जानते हो लेकिन यहां 2 RUBP 2 O2 से 2 PGA तो बन गए, 2 PGA तो बन गए, लेकिन 2 ही PGA बने, अगर एक से अटैच होता तो एक PGA बन जाता और एक आपका बन जाता फास्फोग्लाइकोलेट, फास्फोग्लाइकोलेट, है ना। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए अपन ऐसा दर्शा दिया। अब ध्यान दीजिए बेटा 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट हो गए ना, ये 2 कार्बन का है कि 2 मॉलिक्यूल, 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, है ना। अब ध्यान दीजिए ये चेंज होगा ग्लाइकोलेट में, फिर ग्लाइकोलेट है पेरोक्सिसोम में, आप जानते हो कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसके साथ अटैच होगा तो ग्लाइओक्जिलेट, फिर 2 ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन आपका जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो फिर देखो CO2 एक कार्बन का लॉस हो गया, एक कार्बन का लॉस। बहुत सारी बुक में इसको एक से बताया जाएगा, एक RUBP 1 O2, तो एक RUBP 1 O2 से बताया जाएगा, तो यहां लाकर 2 × 2 कर देंगे, क्योंकि पहले भी तो संपन्न हो रहा था ना, तो पहले से कार्बन का आप लॉस करा दो तो वही काउंटिंग आएगी आपकी, है ना। तो बेटा आप समझ रहे हैं कि अपन ने 2 × 2 से करके 2 तो 3 PGA बना दिए, 2 मॉलिक्यूल तो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, तो 2 × 2 4 कार्बन का ही। अब देखिए 4 कार्बन में से यहां आते आते अपन ये 2 × 2 मोल 2 कार्बन के, तो 2 × 2 यानी कितने कार्बन है, 4, तो यहाँ एक CO2 रिलीज हो गया ना माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन से, और NAD से NADH2 बन गया ऑक्सीडेशन से। तो आप समझ रहे हैं कि सीरीन 3 कार्बन का सीरीन बन गया, तो 4 कार्बन से 3 कार्बन, तो 25% कार्बन का क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस। अब आप जानते हो कि सीरीन से हाइड्रोक्सी पायरुवेट से ग्लिसरेट से वापस क्या, PGA। तो ये PGA बनने के दौरान, यानी PGA बनने के दौरान 2 × 2 कार्बन से 1 कार्बन का लॉस हो गया, तो 25% कार्बन का क्या हो गया, लॉस। अगर ये O2 नहीं जुड़ती, यहां CO2 जुड़ती, तो आप समझ सकते हैं कि एक RUBP से 3 PGA बन जाते, और 2 RUBP से कितने बनते, 4। अब यहां कितने बने, 2 ही बने, है ना। और फिर जो आपके 2 × 2 कार्बन है, इससे एक ही आया आपका। तो बात समझ रहे हैं कि कार्बन का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया ना, बात को समझे। तो एक फोटो रेस्पिरेशन एक निरर्थक प्रक्रिया है, लेकिन C3 प्लांट में एक इसका बेनिफिट है कि जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है, तो वहां ये संपन्न हो जाती है, ताकि उन वर्णकों को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाती है। किससे बचाती है, फोटो ऑक्सीडेशन से। तो देखो मैंने ये आरेख बना दिया, आपके उतना काम का नहीं है, बात को समझे। आपको इतना सा याद रखना है कि पहला स्थायी उत्पाद क्या है, C2 साइकिल का फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब सुनो, ऐसा C3 प्लांट में होता है। बाद में देखो कुछ पौधों ने जो हमेशा ही उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, जहां हमेशा ही प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा होती है, तो फिर वहां तो RUBP से O2 संयोग कर सकता है। तो फिर एक अल्टरनेट पाथ खोज लिया, C4 प्लांट, कोऑपरेटिव जो फोटोसिंथेसिस है, H/Slack फोटोसिंथेसिस आ गया, H/Slack फोटोसिंथेसिस। तो वहां क्या होता है कि ऐसी मैकेनिज्म होगी कि जहां
O2 होगी वहां पैप होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और वो कभी भी CO2 को जोड़ेगा ही नहीं, सॉरी वो कभी भी O2 को जोड़ेगा ही नहीं, CO2 को जोड़ेगा, पहला कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। फिर जहां दूसरा कार्बोक्सिलेशन होगा बंडल शीथ के अंदर, वहां रुबिस्को काम में आएगा, वहां O2 पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि उनके अंदर क्रेंज एनाटोमी होती है। बात को समझ रहे हैं? तो वो C4 पाथ होगा, C4 पाथ, प्रकाश अवसन से बचने के लिए। यस बेटा, लेकिन मैं बार बार आपसे एक बात कर रहा हूं कि इसका कोई मतलब नहीं है, जो मैंने 4-5 थ्योरी के अंदर लाइनें लिखाई उससे मतलब है, समझे? अब आपको कई नोट्स में क्या होगा, यहाँ एक O2 से बताएगा, एक O2 से बताएगा तो एक 3PGA बना देगा, एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बना देगा। अब फॉस्फोग्लाइकोलेट को यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में संश्लेषण करवा लेगा, पहले से जो प्रकाश अवशोषण हो गया उससे एक कार्बन और, तो 2x2 ग्लाइसिन, उसमें से फिर एक CO2 देखो लॉस कर देगा और एक PGA वापस बना देगा। तो जहां CO2 से डायरेक्ट जो 2 PGA आ जाते हैं, उस दूसरे 3PGA के आने में एक CO2, एक कार्बन का लॉस हो रहा है, यानी 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बात को समझे? और 2 से समझ रहे हो तो वैसे ही दिमाग लगा लो यार, 2 RUBP से 2 CO2 जुड़ती है तो 4 3PGA बनते हैं। 4 की जगह आपके आप जानते हैं कि 2 तो ये बन गए और एक ही वापस आ गया, 3 बन गए ना, लेकिन 3 ही बने, एक 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया कि नहीं हो गया? बात को समझ रहे हैं? तो ये मैंने सारी प्रोसेस आपको करा दी थी, 3 हर्त्लवक, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के मिलने से आपकी होती है। बात को समझ रहे हैं? तो बेटा देखिएगा इस लेक्चर से आगे C4 पाथ और जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो पढ़ने के बाद आप ग्रोथ फिजियोलॉजी पढ़िएगा। तो बेटा इसको बहुत तरीके से पढ़ के, पीछे एक सारणी दे रखी है फोटोसिंथेसिस के एनसीईआरटी के अंदर, उसके एक एक पॉइंट को क्लियर कर लेना, तो टॉपिक आप जानते हो शुरू से आपका बहुत बेस्ट क्लियर होगा, है ना बेटा? तो इस टॉपिक में यहीं तक, थैंक यू वेरी मच। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा था यहाँ तक का। अब अपन C4 पाथ वो आपका शुरू कर देंगे। बात को समझ रहे हैं? यस, हाँ तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अब अपन बात करते हैं C4 पाथ। C4 पाथ या कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस H/Slack साइकिल, है ना बेटा? तो आप जानते हो कि जो अल्टरनेट जो पाथ होता है C4 पाथ कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस, ये इसको अपन कहते हैं H/Slack साइकिल, H या स्लैक चक्र। बात को आप समझ रहे हैं? तो देखिए बेटा कि अपन ने मेन पाथ बताया था C3 ओनली केल्विन, की मोस्ट ऑफ प्लांट में जो शर्करा संश्लेषण होता है वो ओनली बायोसिंथेटिक फेज होता है, ओनली केल्विन के द्वारा होता है। कुछ प्लांट में क्या होता है कि केल्विन तो चलेगा ही चलेगा, साथ में कुछ अन्य प्रक्रियाएं भी होगी या कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी होंगी, तो फिर उनको अपन अल्टरनेट पाथवे में काउंट किया था अपन ने C4 पाथ या कैम पाथ। तो देखिएगा कि कब होता है, कैसे होता है, तो कुछ छोटी छोटी लाइन अपन यहाँ पे लिख दी, फिर अपन जो मेन साइकिल आपको समझाएंगे। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि C4 पाथ कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस या H/Slack साइकिल, तो देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि इन पाथों का विकास C3 प्लांट से लो CO2 सांद्रता पर जीवित बने रहने के अनुकूलन के रूप में हुआ है। इन पाथों का विकास C3 प्लांट से लो CO2 सांद्रता पर भी जीवित बने रहने के अनुकूलन के रूप में हुआ है। और आप जानते हो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मूलस्थ पादप हैं, अर्थात पादप जो शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में अनुकूलित हैं, C4 पाथवे रखते हैं, और इस प्रकार के प्लांट को अपन क्या बोलते हैं, C4 प्लांट। भाई ऐसा क्यों? देखो बेटा अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताई थी कि देखो बेटा ये जो रुबिस्को है इसकी बाई सबस्ट्रेट एंजाइम है रुबिस्को, और अपन ने क्या बताया था बेटा रुबिस्को एंजाइम के लिए कि जनरली अगर CO2 और O2 बराबर भी हो, यस बेटा, या थोड़ी सी O2 ज्यादा भी हो, तो पहले ये जो मोर एफिनिटी किसके साथ शो करेगा, CO2 के साथ। जब CO2 के साथ जुड़ जाएगा तब तो केल्विन हो जाएगा। लेकिन अगर O2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी रुबिस्को के आसपास, तो फिर रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा। आपको पहले समझा दिया मैंने, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। अगर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, अगर ऑक्सीजन जुड़ गई रुबिस्को से तो प्रकाश अवशन हो जाएगा। बात को समझे? तो क्या होता है बेटा कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हाई टेम्परेचर 30-40 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और लाइट इंटेंसिटी यानी प्रकाश तीव्रता ये इंक्रीज होती है। तो हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर पे जो आप जानते हैं कि जनरली जो मीजोफिल विभेदित होता है डाइकोट प्लांट की पत्ती में, पेलिसेड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, तो वहां अपन बात करें कि स्पेशली क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो वहां आप जानते हो हाई टेम्परेचर हो जाए, लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाए, तो वहां आप जानते हो कि रुबिस्को के आसपास O2 की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, और ऑक्सीजन बढ़ जाएगी तो फिर आप जानते हो कि वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी नहीं रख पाएगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी
शो नहीं कर पाएगा, वो क्या शो करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। और जैसे ही वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा तो एक निरर्थक प्रक्रिया आपकी होगी प्रकाश अवशन, प्रकाश संवसन, यानी शर्करा निर्माण के वे में निरर्थक है। वैसे तो आप जानते हो कि फोटो ऑक्सीडेशन से बचाती भी है पिगमेंट को, लेकिन आप जानते हो कि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हो जाएगी। अब आप जानते हो कि जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, जो उष्णकटिबंध क्षेत्र होते हैं, तो आप जानते हो कि शुष्क उष्णकटिबंध क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले प्लांट हैं, तो वहां तो वर्ष भर तापमान हाई रहता है और सूर्य की किरणें भी सीधी गिरती है, हाई इंटेंसिटी होती है। तो फिर वहां पर तो आप जानते हो कि अगर प्लांट कुछ एडेप्टेशन नहीं लेंगे तो फिर तो आप जानते हो कि प्रकाश अवशन के द्वारा बहुत सारा लॉस हो जाएगा। बात को समझे। और CO2 की सांद्रता बहुत ही ज्यादा चाहिए होगी, तब जाकर वहां C3 साइकिल यानी केल्विन चक्र संपन्न हो पाएगा, वरना तो रूबिस को कौन सी एक्टिविटी शो कर पाएगा, ऑक्सीजनेज। यस बेटा। तो देखो फिर अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कुछ ऐसे पादप अनुकूलित हुए जिनमें आप जानते हैं कि विशेष प्रकार का पाथवे पाया जाता है, C4 पाथवे। तो वो कैसे अपन बात रहे कि वहां बहुत फेवरेबल फॉर्म में यानी सुचारू रूप से फोटोसिंथेसिस को संपन्न कर पाते हैं, बायोसिंथेटिक फेज को संपन्न कर पाते हैं। तो बेटा ऐसा उनके अंदर क्या है, तो वही अपन देखेंगे। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा कि अपन वही बात देखेंगे, ये बात मैंने आपको वापस रिपीट कर दी, पहले भी आपको बता दी थी। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि अपन ने क्या कहा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मूलस पादप हैं ये, और ये शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में अनुकूलित हैं, एडेप्टेड हैं। तो ये C4 पाथवे दर्शाते हैं, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं, C4 प्लांट कहते हैं। तो C4 प्लांट जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं, शुगर कैन गन्ना है, मेज मक्का है, सोरगम जो जई है, बार्ले जो भी है, एमेरेंथस, एट्रीफ्लेक्स। बात को समझे। अब आप जानते हो बेटा कि लगभग 1500 जातियां हैं जो प्लांट की जो C4 पाथवे आपकी शो करती है, C4 पाथवे शो करती है ना। मोस्टली ये मोनोकोट से रिलेटेड है। मोनोकोट की जो 3 फैमिली होती हैं मोस्टली, जैसे ग्रेमिनी जो अनाज कुल होता है, ग्रेमिनी पोएसी, लिलिएसी, ऐसे आप जानते हैं मोस्टली मोनोकोट से रिलेटेड है ये। अब ये स्टेटमेंट भी नहीं कि सभी मोनोकोट C4 है, ये भी नहीं है। जैसे गेहूं है, व्हीट प्लांट, तो वो C3 है, समझे। लेकिन बाकी आप जानते हो व्हीट और राइस C3 है, लेकिन इस गन्ना है, मक्का है, सोरगम है, बार्ले है, एमेरेंथस ये है, एट्रीफ्लेक्स है, ये आप जानते हो कि C4 प्लांट है। सही। इसके अलावा ए फ्यू डाइकोट की कोई 15-20 स्पीसीज हैं, लेकिन मोनोकोट ज्यादा है, लेकिन 3 फैमिली से संबंधित हैं, क्योंकि मोनोकोट की फैमिली कम है और डाइकोट की फैमिली बहुत ज्यादा है। डाइकोट ए फ्यू डाइकोट ही C4 प्लांट से रिलेटेड है, लेकिन 16 फैमिलीज है उनकी, 16 फैमिली जो से वो रिलेटेड है, संबंधित है ना बेटा। तो कुछ ही डाइकोट है जो C4 है, बात को समझे। तो वैसे अपन कहें कि मोस्टली मोनोकोट ही होते हैं C4, लेकिन कुछ डाइकोट भी होते हैं, इसलिए अपन कहते हैं कि जो C4 प्लांट है वो अधिकांशतः मोनोकोट लेकिन डाइकोट अर्थात दोनों से संबंधित होते हैं। और ऐसे एक यूफोर्बिया प्लांट है, यूफोर्बिया वंश। तो यूफोर्बिया में 3 जाति हैं आपकी। तो यूफोर्बिया की जो 3 जाति हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, यूफोर्बिया कोरकोलाटा वो C3 है, यूफोर्बिया मैकुलेटा वो C4 है, और एक यूफोर्बिया की जाति है जो कैम प्लांट भी है ना, जो ग्रेनेडियस यूफोर्बिया है ना। लेकिन आप जानते हैं कि इसलिए पर्टिकुलर कोई स्पीसीज हो सकती है C4 प्लांट। अब देखिएगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कि देखो दे टॉलरेट एट हाई टेम्परेचर, कि आप समझ सकते हो कि 30-45 डिग्री तापमान पर भी ये आसानी से टॉलरेट करते हैं, यानी हाई लाइट इंटेंसिटी, उच्च प्रकाश तीव्रता और उच्च ताप पर ये टॉलरेट करते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई इनके अंदर स्पेसिफिक एडेप्टेशन होगा जिसके कारण ये इस बात पर अपना प्रकाश संश्लेषण संपन्न कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दे शो ए रेस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी। देख लो उच्च प्रकाश तीव्रता पर भी ये आराम से अपना रेस्पॉन्स शो करते हैं। इनमें प्रकाश शोषण प्रक्रम आप जानते हो, चाहे हाई टेम्परेचर हो, हाई लाइट इंटेंसिटी हो, लेकिन इनमें प्रकाश शोषण जैसा कोई प्रोसेस नहीं पाया जाता, यानी एब्सेंट होता है। दे लैक द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, समझे। तो आप जानते हैं कि दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटोमी नोन एज क्रेंज एनाटोमी। ये बहुत ही स्पेशल प्रकार की पर्ण शारीरिकी दर्शाते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, क्रेंज एनाटोमी। क्या कहते हैं बेटा, क्रेंज एनाटोमी। यानी आप समझ सकते हैं बेटा कि इनकी पत्तियों में स्पेसिफिक जो पर्ण शारीरिकी पाई जाती है, जिसे आप क्या कह सकते हैं बेटा, क्रेंज एनाटोमी, समझे ना। तो क्रेंज एनाटोमी क्या होती है, यानी बेटा ये क्रेंज शारीरिकी दर्शाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि क्रेंज शारीरिकी
पत्तियों में, तो क्रेंज शारीरिकी क्या होती है, क्रेंज एनाटोमी होती क्या है, समझे। अब बेटा जी आप ध्यान दीजिएगा कि जो क्रेंज एनाटोमी होती है उसकी स्पेसिफिक फीचर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो इनका जो मीजोफिल होता है ना, तो ज्यादातर मोनोकोट है तो वो खम्भ मर्दूतक, जैसे तुम जानते हो ना डायकोट में तो जो मीजोफिल होता है खम्भ मर्दूतक और स्पोंजी मर्दूतक में विभेदित होता है, ऐसा तो इनमें होता नहीं है। इनका जो मीजोफिल है वो खम्भ मर्दूतक और स्पोंजी मर्दूतक में तो विभेदित नहीं होता है। और आप जानते हैं कि, लेकिन आप समझ सकते हैं बेटा कि इनकी जो बंडल शीत कोशिकाएं होती है, इनमें केवल स्पोंजी पेरेन्काइमा होता है। इनकी जो बंडल शीत कोशिकाएं होती है ना, बंडल शीत, वो क्या होती है कि संवन पुल के चारों ओर मालाकार रूप में, यानी अपना अरेंजमेंट दर्शाती है। तो आप जानते हो उसको आप क्रेंज एनाटोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेंज एनाटोमी। फिर अपन बात करेंगे कि जो इनकी मीजोफिल सेल या बंडल शीत सेल्स जो हैं वो आपस में प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी हुई है, ठीक है। और देखिएगा अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट वे से आपसे दर्शाते हैं बेटा कि C4 पात्मों का प्रण मध्योतक सेकेंडरी रूप से व्यवस्थित स्पोंजी पेरेन्काइमा का बना होता है। तो देखो अपन लाइन क्या लिखेंगे कि स्पेसिफिक क्रेंज एनाटोमी क्या होती है कि C4 पादपों का पर्ण मध्योतक का मीन होता है मीजोफिल। मीजोफिल जो पत्ती का मेन भाग होता है, भ्रण उत्तक तंत्र होता है, GTS होता है। तो C4 पात्मों का पर्ण मध्योतक, यस बेटा, जो मीजोफिल है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सेकेंडरी रूप से व्यवस्थित स्पोंजी पेरेन्काइमा का बना होता है। कंसेंट्रिक रूप में है ना, सेकेंडरी रूप से व्यवस्थित स्पोंजी पेरेन्काइमा का बना होता है। मतलब ओनली स्पोंजी पेरेन्काइमा होता है, लेकिन उसकी सेकेंडरी रूप से व्यवस्थित वलय होती है। देखो बेटा, वैसे आप जानते हो कि जो पत्तियों का मीजोफिल है पर्ण मध्योतक है। अगर अपन डाइकोट की बात करते हैं तो डाइकोट में मीजोफिल विभेदित होता है। एक आपका होता है पेलिसेड पेरेन्काइमा। पेलिसेड जो पेरेन्काइमा है वो आपका होता है खम्भ मर्दूतक। तो खम्भ मर्दूतक आपका होता है बेटा ये, सही। और एक आपका होता है स्पोंजी पेरेन्काइमा, जो आप समझ सकते हो स्पोंजी पेरेन्काइमा आपका होता है स्पंजी मर्दूतक। तो आप अगर एनाटोमी में डाइकोट पत्ती को देखो तो देखो ऐसे एपिडर्मिस होती है, फिर आपका ऐसे जिसमें अंतराकोश के अवकाश नहीं होते हैं, ये आपका होता है खम्भ मर्दूतक, और इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। फिर आप जानते हो कि खम्भ मर्दूतक के बाद उसमें ऐसे जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, तो ये आपका क्या होता है? स्पोंजी मर्दूतक होता है, स्पोंजी मर्दूतक होता है, सही। और ऐसे अपन बात रही स्टोमेटा इधर ही होता है ना स्पोंजी मर्दूतक की तरफ। मोनोकोट के अंदर मीजोफिल डिफरेंशिएट नहीं होता है, वहां सीधा आपका स्पोंजी होता है। तो यहाँ C4 प्लांट में भी आप जानते हैं कि सीधा आपका स्पोंजी पेरेन्काइमा ही है, लेकिन वो स्पोंजी पेरेन्काइमा सेकेंडरी रूप से व्यवस्थित होता है, सेकेंडरी रूप से व्यवस्थित। तो सेकेंडरी रूप से व्यवस्थित C4 पादपों की जो C4 पादपों का पर्ण मध्योतक, यानी C4 पादपों की पत्तियों का पर्ण मध्योतक, ऐसे लिख सकते हैं, पत्तियों का पर्ण मध्योतक मीजोफिल सेकेंडरी रूप से व्यवस्थित स्पोंजी पेरेन्काइमा का बना होता है, सही बेटा। अब अपन कहते हैं कि C4 पादपों में विशिष्टीकृत क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है ना बेटा। तो देखो फिर अपन वही लाइन लिखते हैं कि C4 पादपों में विशिष्टीकृत, ये स्टेटमेंट बाकी तो आपको समझाने का था सारा, क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, जो पहले भी लिख दिया। अब ये जो विशिष्टीकृत क्रेंज एनाटोमी है ना, इसमें होता क्या है मैं आपको समझा दूं कि विशिष्टीकृत क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है अर्थात संवन पुल के चारों ओर मोटी भित्ति वाली हरितलक युक्त सेल का मुकुट पाया जाता है। अर्थात संवहन पुल जो बेटा वेस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम से बनते हैं, वेस्कुलर बंडल, तो संवहन पुल के चारों ओर मोटी भित्ति वाली, थिक वॉल्ड, मोटी भित्ति वाली
हरित लवक युक्त क्लोरोप्लास्ट कंटेन सेल्स का मुकुट पाया जाता है, मुकुट पाया जाता है। तो जो मुकुट पाया जाता है उसको अपन कहेंगे क्या, बंडल सीथ। जो आप जानते हो थिक वॉल्ड मोटी भित्ति वाली हरित लवक कोशिकाओं का एक मुकुट पाया तो उसको आप कहोगे बंडल सीथ। और बाकी आपका स्पॉन्जी यानी मीजोफिल है, स्पॉन्जो मीजोफिल है, सही। तो फिर उसको आप स्पेसिफिक एनाटॉमी को, आप उस लीफ एनाटॉमी को आप कहते हो क्रेंज एनाटॉमी। क्या कहते हो, क्रेंज एनाटॉमी। यस, तो स्टेटमेंट आपने बहुत अच्छे से देख लिया। अरे बोलो बेटा। और फिर देखो कि अपन आगे बात करेंगे कि क्रेंज एनाटॉमी के फलस्वरूप हरित लवक में डायमोर्फिज्म आ जाती है, यहाँ पर द्विरूपता पाई जाती है। दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर पाए जाएंगे। और फिर देखना कि कहाँ क्या कौन सी इवेंट होती है तो वो अपन देखेंगे। तो पहले आपको देखो मैं यहाँ शो कर देता हूँ जो क्रेंज एनाटॉमी है ना। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि ये देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट वे से आपको क्रेंज एनाटॉमी शो कर देता हूँ। ये वर्ड समझना बहुत जरूरी है, बाकी सारी बात समझ जाओगे आप, सिंपल है। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर मान लो वेस्कुलर बंडल है। लीफ में जानते हो वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो लीफ के अंदर आप अच्छे जानते हो कि अबेक्सियल जो नीचे वाले धिचरम होती है उधर फ्लोएम होता है, और जो एडेक्सियल सर पे उधर आपका जाइलम होता है। ऐसे वेस्कुलर बंडल होते हैं। जैसे लीफ में एपिडर्मिस होती है, फिर आपका मीजोफिल अगर डाइकोट हो तो पेलिसेड, फिर स्पॉन्जी, ऐसे। फिर आपका सेंटर में वहां पर जो वीन होती है सिराएं, वहां पर आपका सवनपुल होते हैं, फ्लोएम जाइलम या जाइलम फ्लोएम। ठीक है। तो देखो ये आपके सवनपुल है। ठीक है। अब ये जो C4 प्लांट है इनमें क्या पाई जाती है, ऐसे आप जानते हो कि यहाँ मोटी भित्ति वाली सेल्स, तो देखो मोटी भित्ति वाली सेल्स का ऐसे मुकुट पाया जाता है ना। इसके चारों अपन बात करें तो ऐसे आप जानते हो कि मोटी भित्ति वाली सेल्स का क्या पाया जाता है, मुकुट पाया जाता है। ठीक है। ऐसे ये मुकुट पाया, ऐसे इसकी कई लेयर होती है, सेवरल लेयर, अनेक लेयर्स होती हैं। अपने यहाँ पे एक लेयर ही समझा रहे हैं। अब इसमें आप जानते हो कि जैसे लार्ज साइज, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट, कई सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लार्ज साइज होते हैं और लार्ज नंबर में होते हैं क्लोरोप्लास्ट। सही, ये लो, समझ गए। तो ऐसे पत्तियों, ऐसे सेल्स का मुकुट पाया जाता है। तो इनको अपन कहते हैं बंडल सीथ सेल। और बंडल सीथ के अंदर आपका होता है बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट। और फिर आप जानते हो कि जैसे चारों ओर आप जानते हो वो तो है ही, जो और सेल्स हैं आपकी, तो वो रिमेनिंग मीजोफिल, मीजोफिल सेल तो है ही। ठीक है। जो आप जानते हैं कि थिन वॉल्ड मीजोफिल सेल्स ऐसी। तो स्पेसिफिक ये एनाटॉमी उनकी लीफ में पाई जाती है कंसेंट्रिक फॉर्म में। तो आप जानते हैं कि सेकेंडरी रूप में जिसको आप कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। अब देखिएगा, ये तो आपकी है मीजोफिल सेल्स, ये तो सामान्य प्राणमध्योतक सेल्स हैं, मीजोफिल सेल। अब इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो आपके हैं मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट, मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट। सही बेटा, ये लो मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट हो गए। सही, ऐसे। ये लो, तो मीजोफिल सेल, मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट। और ये जो आपकी सेल है, ये थिक वॉल्ड है ना। तो ये थिक वॉल्ड जो सेल है जिनका मुकुट पाया जा रहा है इस सवनपुल के चारों ओर, तो ये आपका क्या है, वेस्कुलर बंडल। सेंटर पे, तो सेंटर पे आप जानते हो कि क्या है, वेस्कुलर बंडल। और इसके चारों सेकेंडरी कई कतारें वेस्कुलर बंडल जो सवनपुल है, तो उनके चारों ये आपकी जो सेल्स हैं, ये बंडल सीथ है। ये मेन इंपॉर्टेंट, ये बंडल सीथ। तो ये जो बंडल सीथ है, बंडल सीथ, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये आप एक क्लोरोप्लास्ट है, बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट, बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट। ये लो जी, बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट हो गई। बात को समझ रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक लीफ एनाटॉमी होती है जिसको आप कहते हो क्रेंज एनाटॉमी। और आप जानते हैं कि पहली बात तो देखो कि इन C4 प्लांट की जो पत्तियों का मेजोफिल है ना, वो स्पॉन्ज, सेकेंडरी रूप से वैसे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, यानी वो पेलिसेड और स्पॉन्जी में विभेदित तो है नहीं, ओनली स्पॉन्जी है। लेकिन उस स्पॉन्जी में से कुछ सेल्स थिक वॉल होकर
इस सेकेंडरी रूप में इस समनपुल के चारों ओर पाई जाती है वो तो होती है बंडल शीथ, थिक वॉल्ड, है ना। और गैसों के लिए पारगम्य इंप्रेसिव होती है, थिक वॉल्ड होती है। और अंदर क्लोरोप्लास्ट अभी बता देंगे कैसे होते हैं। और उस चारों तो फिर बाकी का आपका क्या होता है, मेसोफिल होता है। लेकिन वो मेसोफिल किस रूप में व्यवस्थित हो गए, देखो सेकेंडरी रूप में व्यवस्थित हो गए ना, है ना। वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बना होता है, सेकेंडरी रूप में क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया। और ये आपकी होगी क्रेंज एनाटोमी, जिसमें आपकी दो टाइप की सेल होगी, तो दो टाइप के आपके क्लोरोप्लास्ट हो गए। तो क्लोरोप्लास्ट डायमोर्फिज्म पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट डायमोर्फिज्म। कैसे, देखो बेटा, यहां जो इन मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट हैं, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट, तो मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट जनरल सामान्य क्लोरोप्लास्ट की तरह होगा आपका। और ये आप जानते हो कि ऐसे ग्रेना होगी, है ना, और ऐसे स्ट्रोमा लेमिली होगी, और ऐसे आप जानते हैं कि यानी ग्रेनल होगा वो, ग्रेनल, ठीक है। और जो नॉर्मल आपका क्लोरोप्लास्ट होता है वैसा आपका क्लोरोप्लास्ट ये आपका होगा कौन सा, मेसोफिल। लेकिन जो बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट है, ये बंडल शीथ वाला क्लोरोप्लास्ट, ये आप जानते हो कि एग्रेनल होगा, यानी इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना नहीं होगी, सही। ये आप जानते हो कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये ऐसे इस रूप में होगा, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें ऐसे ग्रेना नहीं होगी, ये अव्यवस्थित ही होगा ऐसे, तो एग्रेनल हो गए, एग्रेनल। और ये आपका क्या होगा, ग्रेनल, ग्रेनल। लेकिन देखो बेटा, ये पौधे भी शर्करा निर्माण तो C3 से ही करेंगे, लेकिन देखो ये कैसे प्रकाश अवशोषण से बच जाएंगे, ये हाई इंटेंसिटी हाई टेम्परेचर भी कैसे अडेप्टेड हैं। और ये आप जानते हो कि मतलब कैसे टॉलरेंट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, हाई लाइट इंटेंसिटी पे, और वहां भी ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में भी अच्छे से अडेप्टेड हैं। तो ऐसा क्या करते हैं, देखो ये क्या करेंगे कि जहां मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रेनल है, लेकिन वहां पर रूबिस्को है ही नहीं, इसमें रूबिस्को एब्सेंट, अभी बताऊंगा अंतर में, रूबिस्को एब्सेंट है। अब यहाँ कितनी भी O2 बढ़े, यहाँ लाइट रिएक्शन होगी तो जल का प्रकाशन होगा तो भी O2 बनेगी, बाहर से भी O2 आ सकती है, कितनी भी O2 बढ़े, लेकिन रूबिस्को यहाँ है ही नहीं, यहाँ पेप्केज है। और पेप्केज एक ऐसा एंजाइम आएगा जो एक को ही जोड़ सकता है अपने साथ CO2 को, और किसी को जोड़ ही नहीं सकता, समझे नहीं समझे। तो पेप्केज में एक ही बंधुता होती है, CO2 को जोड़ सकता है वो, तो यहाँ कितनी भी O2 वो CO2 से जुड़ेगा। और जो बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट है, तो बंडल शीथ की जो सेल्स है वो थिक वॉल्ड है और गैसों के लिए पारगम्य है, और अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो एग्रेनल है, तो वहां लाइट रिएक्शन में PS सेकंड होगा ही नहीं, तो वैसे तो O2 बनेगी नहीं, बाहर से O2 आ नहीं सकती है और O2 बनेगी नहीं, तो वहां आपका रूबिस्को पाया जाता है। तो रूबिस्को वहां है, लेकिन वहां CO2 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती, तो CO2 से जुड़ना है उसको, कम है तो भी CO2 से जुड़ना है। तभी तो अपन कहते हैं कि C3 की तुलना में लो CO2 कंसंट्रेशन में जीवित बने रहते हैं। तो वहां फिर आप जानते हो भी बताऊंगा कि रूबिस्को है लेकिन थिक वॉल्ड है, और वहां फोटो सिस्टम सेकंड है नहीं, तो जल का प्रकाशन होगा नहीं, तो वैसे O2 तो अंदर भी नहीं बनेगी, बाहर से O2 आ नहीं सकती, क्योंकि वो गैसों के लिए पारगम्य थिक वॉल्ड है, सही। और अंदर CO2 कैसे बनेगी वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो फिर आपका वहां केल्विन चक्र वहां चलेगा। शर्करा निर्माण हमेशा किससे होगा, केल्विन से ही होगा, लेकिन वो किसमें होगा, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। तो ये देखो कि हरितलोक द्विरूपता विकसित हो गई, हरितलोक द्विरूपता। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट और बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट के अंदर अंतर क्या है। पहली बात तो ये बता देता हूं, समझ गए। तो मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट और बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में अंतर क्या है, उसके बाद आपको एक साइकिल प्रोसेस होती है C4 साइकिल की, उसमें केल्विन तो होता ही होता है, वो 3 रिएक्शन आपकी कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन चलती हैं, तो वो मैं आपको सारा समझा देता हूं, है ना, बहुत अच्छे लेवल पे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो उस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। यस बेटा, तो पहले आपके सामने मैं अंतर लिख देता हूं, और उसके पश्चात हम आपके सामने जो मतलब फिर साइकिल आपके सामने शो कर दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा कि यहीं पे मैं आपके सामने अंतर पहले लिख देते हैं, और फिर आपके सामने अपन पूरा साइकिल शो करेंगे। हाँ, तो ध्यान दीजिए बेटा कि क्रेंज एनाटोमी के फलस्वरूप क्लोरोप्लास्ट डायमोर्फिज्म विकसित हो जाती है। अगर अपन बात करें यहाँ पर कि भाई यहां अपन लिख देते हैं सीधी बात, एक बात आप यहां और लिख देते हैं कि क्रेंज एनाटोमी के फलस्वरूप क्रेंज एनाटोमी के फलस्वरूप, ये तो पहले का था, आप यहां से अपन बात करेंगे। तो क्रेंज एनाटोमी के फलस्वरूप क्लोरोप्लास्ट यानी C4 पात्मों में हरितलोक द्विरूपता विकसित हो जाती है। तो क्रेंज एनाटोमी के परिणाम स्वरूप लिख दो आप चाहे, परिणाम स्वरूप C4 पादपों की पत्तियों के मेसोफिल में पर्णमध्योतक में हरित लवक द्विरूपता
विकसित हो जाती है, ये डेवलप हो जाती है। सही सही पकड़े। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई जो हरित लघु द्विरूपता या क्लोरोप्लास्ट डायमोर्फिज्म विकसित हो गई, क्योंकि मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट अलग कैरेक्टर शो करेगा और बंडल स्थित क्लोरोप्लास्ट अलग करेगा। पर्णमध्योतक क्लोरोप्लास्ट अलग जो सामान्य है, और आप जानते हो कि पुलाछद अलग करेगा। और वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियली में आपका जो मतलब केल्विन चक्र है, C3 साइकिल यहीं संपन्न होना है। अच्छा सुनो, ये जो बंडल स्थित सेल्स हैं और मीजोफिल सेल्स हैं, आपस में प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी होती हैं। आगे भी अपन साइकिल बताएंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है। तो दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट हो गए, मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट, बंडल स्थित क्लोरोप्लास्ट। आपको बताया था अपन ने कि देखिए बेटा कि ये स्मॉल साइज होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, स्मॉल साइज और एंड लेस इन नंबर, छोटे आकार के होते हैं, संख्या में भी कम होते हैं, लेस इन नंबर। और ये जो बंडल स्थित क्लोरोप्लास्ट है, ये बंडल स्थित क्लोरोप्लास्ट, ये आप जानते हैं कि लार्ज साइज होते हैं एंड लार्ज इन नंबर, और संख्या में भी क्या होते हैं, ज्यादा ही होते हैं। और समझो ये देखिएगा, ये थिक वॉल्ड होती हैं, ये बंडल स्थित सेल्स अन्य गैसों के लिए अपारगम्य होती है, देखना भी सारी बातें है ना। और अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात, यस बेटा, कि ये आप समझ सकते हो कि ये तो सामान्य क्लोरोप्लास्ट है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, यानी ऐसे क्लोरोप्लास्ट जिनमें ग्रेना उपस्थित होती है। और ये आप जानते हो एग्रेनल, यानी ऐसे क्लोरोप्लास्ट जिनमें ग्रेना एब्सेंट होती है। समझ रहे हो ना, ग्रेना एब्सेंट। अब आप जानते हो पिगमेंट कहां होते हैं, लाइट रिएक्शन के लिए ग्रेना में होते हैं ना। तो देखो आपको अपने ये क्लोरोप्लास्ट तो नॉर्मल बताई थी, सही, आपको मैं इससे बता देता हूं, जो भी अपना है बात को समझ रहे हैं। तो देखिएगा कि ये यहां मैंने जो आपको क्लोरोप्लास्ट बताए थे, वो तो आपको बताया नॉर्मल बताए थे, ऐसे कि वो दो ये भी होंगे। ऐसे आप जानते हैं कि यहाँ ग्रेना होगी, वो स्ट्रोमा लेमिली होगी, जो ग्रेना थैलेकोइड है वहां पर आप PS सेकंड होगा तो PS पर सेकंड दोनों होंगे, तो लाइट रिएक्शन होगी तब वाटर का फुटलेस होगा, O2 यूल होगी, समझे। लेकिन ये जो आपके बंडल स्थित क्लोरोप्लास्ट हैं, मैं आपको बता देता हूं कि जो बंडल स्थित क्लोरोप्लास्ट हैं वो आप जानते हैं कि एग्रेनल है ना। तो ये एग्रेनल है, ये अब ये एग्रेनल है, तो आप समझ सकते हो कि वहां पर इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना ही नहीं है ना, इस रूप में आपके होते हैं। तो वहां ग्रेना ही नहीं है, तो PS सेकंड नहीं है, PS फर्स्ट तो है लेकिन PS सेकंड नहीं है। तो PS सेकंड नहीं है तो ऑक्सीजन इवोल्व ही नहीं होगी वहां पर। अब अंदर तो इवोल्व नहीं होगी, बाहर से आ नहीं सकती है। अब आप दिमाग लगा दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको अगला अंतर लिखाता हूं मैं, है ना। तो यहाँ ग्रेना प्रेजेंट, यहाँ ग्रेना क्या होगी, एब्सेंट। और फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि भाई इसमें तो देखो PS फर्स्ट व PS सेकंड दोनों उपस्थित, ठीक है, दोनों उपस्थित होते हैं। और यहां आप समझ सकते हैं कि PS सेकंड क्या होता है, एब्सेंट, केवल PS फर्स्ट, तो केवल ATP बन सकती है, NADPH2 भी नहीं बनेगा, जल का प्रकाशिक गठन भी नहीं होगा, समझे। तो तुम अच्छे से लिखोगे भी यहाँ O2 इवोल्व हो सकती, उत्पन्न हो सकती है, और यहाँ O2 इवोल्व नहीं हो सकती, सही। और फिर तुम क्या कहोगे बेटा कि देखो इनके अंदर जो मीजोफिल है ना, लेकिन जहां O2 हो सकती है वहां रुबिस्को एब्सेंट है। अब रुबिस्को एब्सेंट है तो O2 कितनी भी बढ़ जाए ऑक्सीजन एक्टिविटी होगी ही नहीं। और इनमें रुबिस्को क्या है, प्रेजेंट। तो देखो इनमें रुबिस्को प्रेजेंट, दिमाग लगाना कि यहाँ रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, तो ये थिक वॉल्ड है, इंप्रेसिव है गैसों के लिए, तो बाहर से तो O2 आ नहीं सकती है। और अंदर आप जानते हैं कि O2 बन नहीं सकती है क्योंकि एग्रेनल है, PS सेकंड एब्सेंट है, तो यहाँ रुबिस्को क्या है, प्रेजेंट। बहुत अच्छा, तो यही बात आपकी है। तो फिर यहाँ कौन सा एंजाइम है, यहाँ पेपकेज है। तो बेटा देखो मैंने समझाया था कि रुबिस्को की डुअल नेचर है, बाई सबस्ट्रेट है ना। ये दोकला है कि अगर सामान्य CO2 से अधिक बंधुता दर्शाता है, लेकिन O2 बहुत ज्यादा हो जाए तो O2 से जुड़ जाएगा, प्रकाश शोषण शो कर देगा। लेकिन जो पेपकेज है, पेपकेज जो एकल प्रकृति शो करता है, ये हमेशा CO2 से जुड़ता है, यानी इसमें कार्बोक्सिलेज नेचर होती है, ऑक्सीजनेज प्रकृति होती ही नहीं है। तो यहाँ पेपकेज क्या प्रेजेंट है और यहाँ पेपकेज क्या है, एब्सेंट है, सही है। तो जो कुछ अतिरिक्त क्रियाएं हैं वो मेसोफिल में हो जाएगी, है ना। जैसे CO2 पेपकेज से जुड़ेगी तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड C4 एसिड बन जाएगा, फिर वो प्लाज्मोडेस्माटा से बंडल शीत में जाएगा। तो बंडल शीत में जब डिकार्बोक्सिलेशन होगा
तो वहां आप जानते हो CO2 रिलीज होगी, फिर वो रुबिस्को से जुड़ेगी और केल्विन साइकिल शो करेगी। तो जहां रुबिस्को है वहां O2 पहुंच ही नहीं सकती और अंदर उत्पन्न हो नहीं सकती, तो रुबिस्को वहां कम CO2 सांद्रता पर भी आप जानते हैं केल्विन साइकिल शो कर पाएगा। और ये C4 प्लांट C3 की तुलना में बहुत ज्यादा दक्ष हैं। ये आप जानते हैं कि C3 के बराबर CO2 फिक्सेशन के अंदर आधी मात्रा ही जल को प्रयुक्त करेंगे, और कितने भी इंटेंसिटी पर, कितने भी टेम्परेचर पे, कम CO2 होने पर भी ये फोटोसिंथेसिस शो कर देंगे और इनमें प्रकाश अवशोषण क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ये बहुत बड़े अंतर आपके हो गए। और देखो यहाँ C3 साइकिल है ही नहीं, यहाँ अतिरिक्त क्रियाएं होगी, C4 एसिड बनेगा, तब इनको C4 पाथवे कहते हैं। और यहाँ पर जो रियली में जो चाहिए फोटोसिंथेसिस यानी जो बायोसिंथेटिक यानी जो शर्करा निर्माण हमेशा C3 से, तो यहाँ पे C3 साइकिल प्रेजेंट होगा, यहाँ पे C3 साइकिल क्या होगा, प्रेजेंट। ये लो आपका बहुत मस्त रूप से हो गया है। अब अपन आपको केवल क्या बना देते हैं, जो इसका साइकिल बना देते हैं, बस यही बात होगी। इसके बाद एक कैम प्लांट होते हैं, तो कैम प्लांट होते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। एक स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म होती है जिससे क्या होता है, दिन के समय रंध्र बंद रहते हैं, रात्रि के समय खुलते हैं, तो स्कोटो एक्टिव रंध्र होंगे, है ना, तमोक्रियाशील रंध्र। तो वहां क्या होगा कि रात्रि के समय मैलिक एसिड बन जाएगा और दिन के समय मैलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 रिलीज होगी, समझे। तो CO2 रिलीज होगी तो कोई बात नहीं, दिन के समय रंध्र बंद रहते हैं तो CO2 का रुबिस्को फिक्सेशन कर देगा, तो बाहर से O2 आ ही नहीं सकती है। तो कैम प्लांट एक ही दिन में ऐसे दिन में फोटोसिंथेसिस करके वो बच जाएंगे, है ना। मतलब आप समझ रहे हैं कि वहां क्लोरोप्लास्ट डायमोर्फिज्म नहीं है कैम प्लांट में, फिर भी आप जानते हैं प्रकाश अवशोषण से बच जाएंगे, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, समझे। और अब आप जानते हो बेटा कितना मस्त आपका C4 अपन पाथवे बता देते हैं, तो साइकिल आपको बताएंगे तो और अच्छा समझा देते हैं, और वहां क्रेंज एनाटॉमी आपके सामने और अच्छी क्लियर हो जाएगी। यस बेटा, तो अब अपन बात बनाते हैं जो साइकिल है। तो नेक्स्ट आप देखिएगा जो साइकिल है। हाँ तो देखिए बेटा कि C4 पाथवे यानी C4 साइकिल हैच एंड स्लैक। तो मैं आपको बता दूं कि इसको अपन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहते हैं, समझे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे, C4 पाथवे के दौरान कार्बोक्सिलेशन भी होता है, डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है ना। कार्बोक्सिलेशन का मीन क्या होता है, जैसे किसी एंजाइम से CO2 की बंधुता होती है तो वो आप जानते हो कि कार्बोक्सिलेशन, तो इसमें कार्बोक्सिलेशन भी होगा, समझे। और दो कार्बोक्सिलेशन होंगे, फर्स्ट और सेकंड, और इसमें डिकार्बोक्सिलेशन भी होगा। डिकार्बोक्सिलेशन आपने सब समय पढ़ाई था कि किसी भी यौगिक से डिकार्बोक्सिलेशन का मीन होता है, विकार्बोक्सिलेशन का मीन होता है CO2 का विमुक्त होना, तो वो भी होगा। तो इसमें आप जानते हैं, मैंने आपको लाइन बोल दी कि इसमें आप अच्छे से लिख दोगे कि भी इसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहते हैं। फिर तुम लाइन क्या लिख दोगे नोट्स के अंदर कि C4 पाथवे के दौरान कार्बोक्सिलेशन भी और डिकार्बोक्सिलेशन दोनों ही संपन्न होते हैं। कार्बोक्सिलेशन दो जगह होता है, प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन है ना, मेसोफिल सेल में होता है, सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन आपका बंडल शीथ में होता है। प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, पहला स्थायी उत्पाद क्या होता है, तब इसको C4 बोलते हैं, वो बताएंगे। सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन का फिर आप जानते हो कि स्थायी उत्पाद क्या होगा, वो बताएंगे। यस बेटा, बात को समझ रहे हैं। और डिकार्बोक्सिलेशन केवल और केवल बंडल शीथ में होता है, डिकार्बोक्सिलेशन यही होता है, ठीक है। तो देखिएगा अपन ने क्या कहा था बेटा कि मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल प्लाज्मोडेस्माटा से, आपको एनसीईआरटी के अंदर इसको इस वे में बताया जाता है कि ऐसे आप जानते हैं कि मेसोफिल सेल और फिर जो भी बंडल शीथ सेल्स हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा से, तो पहले मेसोफिल फिर बंडल शीथ। अपन ने इसको पूरा अच्छे साइकिल बनाने के लिए इस वे में दे दिया कि पहले मेसोफिल सेल फिर बंडल शीथ सेल, और वो किससे जुड़ी है, प्लाज्मोडेस्माटा से, ठीक है। अब मेसोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट था वो ग्रेनल था, यस, लेकिन तुम जानते हो उस ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन तो थी, O2 बन सकती थी, लेकिन वहां रुबिस्को एब्सेंट था। ग्रेनल होते हुए भी क्या था, रुबिस्को एब्सेंट था स्ट्रोमा में, तो रुबिस्को एब्सेंट था, वहां कौन प्रेजेंट था, पेप्केज। तो एक आप जानते हो कि 3 कार्बन वाला पेप्केज, ये है ना, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जिसमें केवल कार्बोक्सिलेज प्रकृति होती है। तो सबसे पहले एनवायरमेंट से CO2 आएगी। CO2 आप जानते हैं कि 3 कार्बन पेप और 1 कार्बन CO2, तो पेप्केज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोक्सिलेशन होगा और फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन होगा। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, और फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन हो गया जिसका साइट क्या है, मेसोफिल सेल। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन का साइट आपका था मेसोफिल सेल, तो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन हो गया, फर्स्ट कार्बोक्सिलीकरण मेसोफिल सेल में। तो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ कि CO2 किसके साथ बाइंड हुई, पेप्केज के साथ।
तो जैसे ही बाइंड अप हुई तो आप समझ रहे हैं कि 3 कार्बन और 4 कार्बन OA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, पहला स्थायी उत्पाद है, और पहला स्थायी उत्पाद इसका 4 कार्बन वाला है, तो अब ये C4 साइकिल कहलाया। क्या कहलाया? C4। क्योंकि कोई भी साइकिल हो, शर्करा निर्माण केल्विन से होगा, C3 से होगा, लेकिन अतिरिक्त प्रक्रिया है, इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पहला स्थायी उत्पाद 4 कार्बन का आपका हो गया OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का। इसलिए आप जानते हैं कि ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट है और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का, तो C4 साइकिल हो गया। समझ गए? अब आप जानते हो कि यहां पर NADPH प्लस H प्लस N NADP में बदलेगा, यानी इसका चेन होगा। तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में, या फिर ये चेंज हो सकता है एस्पार्टिक एसिड में, लेकिन साइकिल किसी एक से चलाना है। अगर इससे आपको चलाना है तो बस इसको भूल जाना है, आपको इससे चलाना है तो फिर उसको आपको भूल जाना है। यानी आप जानते हो कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ना, या तो आइदर या तो चेंज होगा मैलिक एसिड में, या फिर वो चेंज किस में हो सकता है? एस्पार्टिक एसिड में, जब साथ में NH3 और बाइंड हो जाए तो एस्पार्टिक एसिड में। तो मैंने क्या बोला? या तो मैलिक एसिड में चेंज होगा या एस्पार्टिक में। मैलिक में होगा तो वो पाथवे हो जाएगा, एस्पार्टिक में होगा तो ये पाथवे हो जाएगा, वो सेम सा ही है। बात को समझे? बात को समझ रहे हैं? तो बेटा आप जानते हो कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये 4 कार्बन के या तो मैलिक एसिड में परिवर्तित होगा या एस्पार्टिक एसिड में। तो अब आप जानते हो कि मैलिक अम्ल जो वैक्यूल में है, मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। और देखो यहाँ फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन मेसोफिल में होता है, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका बनता है 4 कार्बन का OA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये आपका मैलिक अम्ल जो 4 कार्बन के मैलिक में बदल गया, या एस्पार्टिक, इन दोनों में से किसी एक में, दोनों में नहीं किसी एक में बदल सकता है, ठीक है। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा से ये मैलिक एसिड कहां चला जाएगा? बंडल शीथ सेल्स में, बंडल शीथ, तो वहां बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट है। तो ये मैलिक एसिड जैसे ही वहां चला जाएगा, या एस्पार्टिक जा सकता है, तो मैलिक एसिड चला गया। मेनली अपन किसको कंसीडर करते हैं? मैलिक को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मैलिक एसिड चला गया किसमें? बंडल शीथ सेल में। अब बेटा जानते हो डीकार्बोक्सिलेशन साइट क्या है? बंडल शीथ सेल है। डीकार्बोक्सिलेशन की साइट क्या है? साइट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी जो केवल इन्हीं में होती है, साइट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, है ना। तो आप जानते हैं कि साइट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन यहां पर क्या है? बंडल शीथ सेल है। बंडल शीथ सेल जो मोटी भित्ति वाली है, बाकी गैसों के लिए इम्प्रेमेबल है, लेकिन उसके अंदर ही आपका डीकार्बोक्सिलेशन हो गया तो वहां आपकी CO2 रिलीज हो जाएगी। तो जैसे ही डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो आप जानते हैं CO2 रिलीज होगी। अच्छा, इससे भी अगर डीकार्बोक्सिलेशन हो तो वो तो वही बात है, इससे आप क्या जाएगी? तो CO2। समझे? ये दोनों में से एक से, दोनों में से एक आपको लेना है। बात को समझ रहे हैं? तो बेटा आप जानते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और डीकार्बोक्सिलेशन आपके पास में क्या रिलीज होगी? CO2। अब यहां पर आप जानते हो कि वो जो बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट है, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, तो बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट है, वो आप जानते हैं कि एग्रेनल है, और इंप्रेसिव जो होती आप समझ रहे हैं, वो तो आप समझ रहे हैं ना भी, बंडल शीथ सेल में आपका क्या है? बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और वो एग्रेनल है, क्या बेटा? एग्रेनल, समझे। और थिक वॉल्ड भी है, आप जानते हैं कि ऐसे, तो एग्रेनल है। वो बंडल शीथ सेल का जो मुकुट होता है ना, फिर वो आप जानते हो वृत्त यानी माला, तो माला कार्य वो सेकेंडरी रूप से, तभी तो क्रेंज एनाटोमी, तो आप जानते हो बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट है। तो बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट है, तो बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में ये CO2 आपकी वहां एंटर करेगी। यस बेटा। तो तुम जानते हो कि यहाँ रूबिस्को RUBP, और ये देखो ये आपकी आ गई CO2, ये आ गई CO2, तो 5 कार्बन का ये और 1 कार्बन ये, तो आपको पता ही है 3 कार्बन के 2 PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और फॉस्फोग्लिसरेट से आपका क्या बनेगा? PGL, और PGL तो 2 PGL, तो हर बार में 1 कार्बन आपके शर्करा निर्माण में, और ये रीजनरेशन हो जाएगा RUBP का। तो वो जो केल्विन साइकिल है यानी जो C3 साइकिल है वो तो यहाँ पे चल गया, जो C3 साइकिल है। और C3 साइकिल में आपको जो 3 प्रोसेस अपने बताई थी, सबसे पहले RUBP से CO2 जुड़ी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-3 कार्बन के 2 यौगिक, तो C3 साइकिल खिलाया ना, क्योंकि 3 कार्बन वाला बन रहा है पहला स्थायी उत्पाद, ठीक है। फिर 3-3 कार्बन से 2, 3-3 का PGL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, अब उनमें से एक बार में 1 कार्बन गए तो 5 कार्बन का रीजनरेशन। अब जानते हो ये रिडक्शन हुआ, PGA से PGL बना तो रिडक्शन हुआ, तो उसमें 2 ATP और 1 NADPH2, सॉरी 2 ATP 2 NADPH2, और फिर रीजनरेशन में 1 ATP,
तो केल्विन साइकिल में आपका क्या कैलकुलेशन था, एक केल्विन में 3 एटीपी और 2 NADPH2। तो ग्लूकोज के लिए कितना CO2 फिक्सेशन, 6 CO2 फिक्सेशन, तो 18 एटीपी और 12 NADPH2 एक ग्लूकोज निर्माण के लिए। तो ये तो अपना चलेगा ही, ऐसे CO2 आता जाएगा और ये चलता जाएगा। सही। अब 4 कार्बन में से एक CO2 रिलीज हो गया, ऐसे CO2 रिलीज हो जाए इसमें से भी, समझे, या तो ये या फिर ये CO2 रिलीज हो जाए तो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड और एस्पार्टिक से आपको बन जाएगा एलेनिन। क्या बन जाएगा, एलेनिन। एलेनिन से फिर NH3 निकलेगा तो देखो पायरुविक एसिड, या फिर ये आपका होगा पायरुविक एसिड, 3 कार्बन का पायरुविक एसिड वापस बन गया। और ये आपकी चलेगी CO2 जो सेकंड कार्बोक्सिलेशन, और सेकंड कार्बोक्सिलेशन यहां CO2 का रुबिस्को के साथ हो रहा है। तो पहले तो यहां हुआ डीकार्बोक्सिलेशन, जिससे इस 4 कार्बन के यौगिक से CO2 निकली और वो चलेगी कार्बोक्सिलेशन में, और कार्बोक्सिलेशन चलेगी C3 साइकिल एंड केल्विन साइकिल संपन्न हो जाएगा। और आप जानते हैं, है ना, ये आपका 3 कार्बन का पायरुविक एसिड जो वापस लौट आएगा, पायरुविक एसिड। और देखो यहां पर आपका एक एंजाइम होगा PPDK। कौन सा एंजाइम होगा, PPDK। यस बेटा। तो जो PPDK होता है, मैं आपको बता दूं कि PPDK जो एंजाइम होता है ना, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं बेटा, कि यहां पर जो PPDK एंजाइम होता है, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, जो आप जानते हो हाई टेम्परेचर पे सेंसिटिव, लो टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव, लो टेम्परेचर पे काम ही नहीं कर पाएगा। तो PPDK का मीन होता है पायरुवेट फॉस्फेट जो डाइकाइनेज आपका है, डाइकाइनेज, ये पेन नहीं चला था ना। तो ये PPDK क्या करता है, रीजनरेशन। तो ये आपका पायरुविक एसिड वापस किसमें चेंज करता है, पैप में। फिर ये CO2 आता जाता है और ये वहां CO2 निकलता जाता है, वहां केल्विन चलता जाता है, 6 बार चलेगा वो, है ना, और ये वापस ये साइकिल आपका चलता जाता है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। तो ये PPDK। तो यहाँ ATP किसमें टूट गई, AMP में। तो 2 ATP की तुल्य एनर्जी खर्च होगी। कितनी ATP की तुल्य खर्च होगी, 2 ATP की तुल्य एनर्जी खर्च होगी यहाँ पर। यस, क्योंकि PPDK ने ATP AMP में टूट गई यहाँ पर। तो पायरुविक एसिड वापस किसमें बदल गया, पैप में। और अगर जानते हो एस्पार्टिक हो तो देखो CO2 चली गई, एलेनिन से NH3 निकलते वही पायरुविक एसिड, वही PPDK, और PPDK तो ATP AMP में टूट गई। जानते हो जब ATP ADP में टूटती है, ATP ADP में टूटती है तो 1 ATP के तुल्य, ATP AMP मोनोफॉस्फेट में टूट गई तो 2 ATP के तुल्य। तो ये आपका हो गया PPDK। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी ना। अब दिमाग लगाना, आप देखो इधर ध्यान दो, एक CO2 के फिक्सेशन में केल्विन साइकिल में, तो एक CO2 के फिक्सेशन में जब रिडक्शन हुआ था तो 2 ATP 2 NADPH तो आपको समझा दी थी, एक रीजनरेशन में तो 3 ATP और 2 NADPH2 ये खर्च हुए थे एक CO2 फिक्सेशन में। तो ग्लूकोज के लिए कितना, 6, तो 6 18 ATP और 12 NADPH2, ये तो किसमें लगते हैं, C3 साइकिल में। सही। अब ऐसे एक एक CO2 यहां फिक्सेशन होगा, यहां डिकार्बोक्सिलेशन होगा, यहां CO2 निकलेगी तो ये केल्विन चलेगा, ऐसे फिर वापस रीजनरेशन होगा, फिर CO2 आएगा, तो ऐसे 6 बार चलेगा। तो ये तो लगेगा एक ग्लूकोज निर्माण में, ये तो लगेगा 18 ATP 12 NADPH2। अब हर साइकिल में ATP यहां किसमें टूट गए, AMP, एक रीजनरेशन हो रहा है ना, ये एक्स्ट्रा रीजनरेशन, पायरुविक एसिड से वापस पैप का बनना, तो ये आपका क्या हो गया, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में यहां आप जानते हो कि 2 ATP के तुल्य, तो हर साइकिल में एक्स्ट्रा 2 ATP लग गई, एक्स्ट्रा 2 ATP लग गई, तो आप जानते हो कि 5 ATP हो जाएगी, 5 ATP और 2 NADPH2। तो फिर आप जानते हो बेटा 30, 6 बन जाएगा 30, तो 30 ATP 12 NADPH2। तो C4 प्लांट में एक ग्लूकोज अणु के निर्माण में 30 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होगी। बात को समझे। इसलिए आप जानते हो नॉन साइक्लिक तो 6 बार ही चलेगा, लेकिन साइक्लिक एक्स्ट्रा 6 बार चलेगा, कि ओनली C3 प्लांट हो तो 6 बार साइक्लिक चलता है, हर साइक्लिक में 6 × 2 12 ATP बन जाती है। 6 बार नॉन साइक्लिक तो हर नॉन साइक्लिक में 1 ATP, तो ये 18 तो ATP हो जाती है, और वही 2 NADPH2, तो आप जानते हैं कि 12 NADPH2 बन जाते हैं, है ना। तो यहां तो 18 ATP 12 NADPH चाहिए, है ना। लेकिन अगर C4 हो तो 6 बार साइक्लिक और चलेगा तो 12 ATP और बनेगी, तभी तो 18 और 12 कितनी हो जाएगी, 30। तो 30 ATP 12 NADPH2 खर्च होंगी, 30 ATP और 12। और वैसे दिमाग लगाओ बेटा,
वो तो होना ही है ना, CO2 फिक्सेशन तो वो सेकंड, तो आप जानते हैं कि सेकंड कार्बोक्सिलेशन तो 6 बार केल्विन, तो अपने आप में जो ग्लूकोज बनने के लिए 6 बार की कैलकुलेशन बताई थी वो तो लगेगी। लेकिन यहाँ ये जो एक्स्ट्रा प्रोसेस हुई पायरुविक एसिड से पैप बनेगा तो एटीपी एमपी में टूट जाएगी, तो 2 एटीपी के तुल्य यहाँ एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो हर साइकिल में 2 एटीपी तो 12, 6 साइकिल में कितनी 12 एटीपी एक्स्ट्रा लग जाएगी, तो 18 और 12 कितनी होगी 30, क्योंकि 5 एटीपी 2 एनएडीपीएस2 एक साइकिल में लगेगी, तो 30 एटीपी 12 एनएडीपीएस2 ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका C4 है। अब ये प्लांट देखो, दिमाग लगाओ, यहां ग्रेनल है, ये ग्रेनल है, तो यहां लाइट रिएक्शन होगी, यहां O2 पैदा होगी और बाहर से भी आ सकती है। तो यहां तो पैपकेज है, तो पैपकेज है तो पैप तो ओनली CO2 को जोड़ सकता है, कितनी भी O2 यहां कितनी भी O2 बढ़ जाए, लेकिन ये तो ओनली किसको जोड़ सकता है, CO2 को। तो यहां तो फोटोरेस्पिरेशन होगा नहीं, फिर यहां शर्करा निर्माण भी नहीं हो रहा है। फिर जैसे ही बंडल शीत में चली जाएगी तो ये थिक कोल्ड है, तो अन्य गैसों के लिए इम्प्रिमेबल है, और ये एग्रेनल है, तो यहां लाइट रिएक्शन होगी नहीं, तो किसी भी रूप में यहाँ O2 होगी नहीं, तो कम CO2 भी पहुंची तो भी ओनली क्या होगा, केल्विन साइकिल होगा, RUBP है, और यहाँ RUBP है, यहाँ पैपकेज है, यहाँ RUBP एब्सेंट है, यहाँ RUBP है, यहाँ पैपकेज एब्सेंट है। तो आप जानते हो कि हर तरीके से प्रकाश अवशोषण से बच जाएंगे, इसलिए हाई लाइट इंटेंसिटी या हाई टेम्परेचर पर भी हर संभव कंडीशन में आप जानते हैं शर्करा निर्माण करेंगे तो ज्यादा दक्ष पादप हैं, अच्छे ज्यादा दक्ष पादप हैं, मोस्ट इफिशियंट आपके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो गया C4 साइकिल हो गया। तो इसको एनसीईआरटी से बहुत परफेक्ट करें, लाइनों को एक एक चीज को समझें, मस्त रहें, बात को समझ रहे हैं। तो ये बेटा देखो आपके सामने है, और ये आपके सामने मैंने बता दिया PPDK, पायरुवेट फॉस्फोडिकाइनेज है ना, ये लो टेम्परेचर पे तो काम ही नहीं कर सकता, सेंसिटिव होता है, ये हाई टेम्परेचर पे काम करता है। इसलिए ये हाई टेम्परेचर वाले रीजन में, शुष्क ट्रॉपिकल में ये ज्यादा अडेप्टेड प्लांट है, और ये C4 साइकिल करते हैं। इसलिए यहाँ हाई इंटेंसिटी हाई टेम्परेचर होने के बावजूद, O2 की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी यहाँ प्रकाश अवशोषण होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका बंडल शीत सेल में केल्विन साइकिल संपन्न होता है, जहां एग्रेनल है तो अंदर O2 वैसे नहीं बनती है और बाहर से O2 वैसे नहीं आ सकती है, और रुबिस्को यहाँ होता है तो कम CO2 सांद्रता पर भी वो अच्छे से आप जानते हैं कि वो अडेप्ट है, और सेम CO2 का फिक्सेशन में C3 की तुलना में आधे जल की मात्रा को प्रयुक्त करेंगे, जो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है। बेटा इन चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करें, बहुत मस्त रहें, और बहुत गजब आपका ये क्लियर हो गया है। आगे जो फैक्टर अफेक्टिंग है या जो भी है कंटिन्यू आपके सर करेंगे कि कुछ कारण वो बिल्कुल सर कर रहे हैं कंटिन्यू, और आप समझ रहे हैं कि यहाँ तक आप मस्त रहें, अच्छे से आप तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।